ड्रामा की स्टार्ट एक बड़े स्कूल से होती है, जहां एक क्लासरूम में हमारा मेन लीड, जिसका नाम स्यूंग है, बैठा होता है और सोच रहा होता है। भले ही सभी महान लोगों ने कहा है कि हर कोई इक्वल है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा है, लेकिन सबको पता है कि यह झूठ है। दुनिया पर उन लोगों का राज है जो अपने मुंह में गोल्डन स्पून लेकर पैदा होते हैं। उसके स्कूल में कई रिच बॉयज पढ़ते थे, जिन पर यह कहावत पूरी तरह फिट बैठती थी। स्कूल के बाद स्यूंग डिलीवरी वर्क के लिए एक कोचिंग सेंटर जाता है। वहां वो पढ़ाई कर रहे लोगों को लालची आंखों से देख रहा होता है। क्लास के बाहर कुछ मटेरियल्स पड़े होते हैं, तो वो खुशी से उन्हें ले लेता है और छिपा देता है। उसकी मॉम एक मेड है, सिस्टर एक हेयर सलॉन में इंटर्न है और नेटवर्थ 40 मिलियन युआन के डेट में है। फिर हम सॉन्ग को एक सुपरमार्केट में देखते हैं, जहां वो पार्ट टाइम जॉब करता था। वहां उसका एक फ्रेंड आता है, जिसका नाम सीओ जून है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन बीच में सीओ जून काफी सीरियस हो जाता है। तो सीओ मुझसे पूछता है, क्या सब ठीक है? लेकिन फिर वो मजाक करता है और चला जाता है। रात में सीओ जून उसे मैसेज करता है, सब कुछ के लिए थैंक्स यूंग। वो सो रहा होता है, इसलिए मैसेज नहीं देख पाता है। इस बीच सीओ जून घर पर जोर जोर से रो रहा होता है, क्योंकि उसके मॉम और डैड ने डेट से परेशान होकर सुसाइड कर लिया होता है। अगली सुबह स्यूंग भागकर उसके घर जाता है और देखता है कि उसके फ्रेंड ने भी सुसाइड कर लिया है। ये देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है और बहुत रोने लगता है। मेमोरियल पर स्यूंग का क्लासमेट ते यून अपने डैड के साथ आता है। रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं कि इन लोगों ने दोसिन ग्रुप के डेमोलिशन की वजह से सुसाइड किया है, इसीलिए वो यहाँ आए हैं। लेकिन डैड कहते हैं कि उनके बेटे के क्लासमेट की डेथ हुई है, इसीलिए वो आए हैं। मेमोरियल के बाहर पुलिस सॉन्ग को परेशान करते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं। फिर उस पर पैसे फेंकते हुए कहते हैं, एक थप्पड़ के बदले पैसे। उनके जाने के बाद सॉन्ग कुछ देर सोचता है, फिर पैसे उठा लेता है। ते यून के ग्रैंडपा उसे अपनी कार से ऐसा करते हुए देखते हैं। इस बीच सॉन्ग के पार्ट टाइम जॉब पर एक नई लड़की आती है, जो बहुत केयरफुल नेचर की लग रही होती है। उसका नाम जू ही था, जो फीमेल लीड है। अगले सीन में सॉन्ग एक बुली का असाइनमेंट पूरा करने के बाद पार्क के घर जा रहा होता है। पार्क घर पर अपने कुछ और फ्रेंड्स के साथ होता है। रास्ते में चलते हुए एक क्रिस्टल बॉल स्यूंग के पैरों के पास आती है। वो उस बॉल को उठाता है और देखता है, वो बहुत ब्यूटीफुल थी। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, जो एक छोटी सी शॉप चला रही होती है, और ये बॉल वहीं से आई थी। वो औरत और स्यूंग एक दूसरे को देखते हैं। फिर क्यूरियोसिटी में वो सभी आइटम्स चेक करने लगता है। वो औरत हर आइटम के पीछे की स्टोरी बता रही होती है। फिर उसकी नजर एक गोल्डन स्पून पर पड़ती है और औरत उससे कहती है, ये कोई ऑर्डिनरी स्पून नहीं है, ये एक मैजिक स्पून है। अगर तुम अपने से थोड़े रिच इंसान के घर जाते हो और इस स्पून से 3 मील्स खाते हो, तो तुम्हारी लाइफ उसकी लाइफ से स्विच हो जाएगी। उसके पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स बन जाएंगे। स्यूंग को यह सब झूठ लगता है और वो कहता है, अगर ये सच भी है तो कोई अपने पेरेंट्स को क्यों चेंज करना चाहेगा? तब वो औरत कहती है, क्यों, क्या तुम रिच नहीं बनना चाहते? स्यूंग कुछ कह नहीं पाता है। स्यूंग उनके घर पहुंचता है, जो बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल होता है। वहां पार्क के अलावा दूसरे लोग भी प्रेजेंट होते हैं। पार्क सबके सामने एरोगेंस से उसका असाइनमेंट लेता है और उसे पैसे देता है। सब देख रहे होते हैं। सॉन्ग बहुत इंसल्टेड फील कर रहा होता है, लेकिन चुपचाप पैसे लेता है और जाने लगता है। तब टे यून उसे रोकता है और कहता है, तुम मेरे गेस्ट हो, इसलिए तुम्हें जाने से पहले खाना खाना चाहिए। डिनर टेबल पर सबको खाने के लिए गोल्डन स्पून्स दिए जा रहे होते हैं। जब सॉन्ग की टर्न आती है तो पार्क उसे रोकता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, इसने तो शायद कभी गोल्डन स्पून देखा भी नहीं होगा। तो सॉन्ग कहता है, मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्यार से पाला है। मैं जहां भी जाता हूँ कोई और स्पून यूज नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी फैमिली का गोल्डन स्पून यूज करता हूँ। फिर सॉन्ग उसी गोल्डन स्पून से खाता है जो उसने उस औरत से लिया था। वहां वो औरत भी उसे अपनी क्रिस्टल बॉल में खाते हुए देखती है और खुश हो जाती है। अगले सीन में तेयून अपने ग्रैंडपा द्वारा दी गई रिपोर्ट पर काम कर रहा होता है। सॉन्ग उसे देखता है और हेल्प ऑफर करता है। वो सॉन्ग के इंटेलिजेंस से काफी इंप्रेस हो जाता है। फिर तेयून वो रिपोर्ट अपने ग्रैंडपा को दिखाता है तो वो उसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद तेयून अपनी रिपोर्ट्स सिर्फ सूंग की हेल्प से बनाने लगता है और बदले में उसे पैसे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू ही सॉन्ग की बुक में उसके स्कूल का नाम देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है और पूछती है, टॉप स्टूडेंट्स यहाँ जाते हैं, है ना? तो वो कहता है, हाँ, और रिच लोग भी, जो मैं नहीं हूँ। जब सॉन्ग पूछता है तो जूही उसे बताती है कि उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था, क्योंकि उसका बिहेवियर खराब था और उसने पुलिस से लड़ाई की थी। लेकिन उसे कोई रिग्रेट नहीं है। वो कहता है, तुम्हें स्कूल डिप्लोमा ले लेना चाहिए, वरना हम जैसे गरीब लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अगले सीन में टेयून सॉन्ग को रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए पैसे देने आता है। वो सोचता है, वो कितना लकी है, वो अपने रूल्स पर जीता है और उसकी मॉम भी वैसी ही होंगी। फिर घर आकर तेयून अपनी मॉम की एक फोटो देखता है और कुछ स्केचेस भी जो उसने एक लड़की के बनाए थे। वहां जूही सॉन्ग के साथ काम से लौट रही होती है। उसे बहुत भूख लगी होती है, तो वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाते हैं। तभी जूही को किसी का कॉल आता है। सॉन्ग पूछता है, क्या तुम्हारी मॉम का कॉल है? तो वो कहती है, नहीं, मेरे डैड का है।
मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है। अगले सीन में सोंग रिपोर्ट देने के बहाने तेयून के घर पहुंचता है। वो पूछता है, क्या तुमने डिनर कर लिया? तो वो कहता है, हाँ मैंने बहुत पहले खा लिया था। फिर सोंग कहता है, क्या मुझे थोड़े नूडल्स मिल सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। टेबल पर वो फिर से अपना स्पून निकालता है, लेकिन खाने से पहले तेयून के डैड उसे देखने लगते हैं और याद करते हैं कि ये वही लड़का है जिसने सड़क से पैसे की ये लड़का उनके घर आया है। तेयून ये समझ जाता है और जल्दी से सूंग को बाहर ले जाते हुए कहता है, तुम अब घर जाओ। सॉन्ग जाने लगता है, लेकिन फिर स्पून देखता है, कुछ सोचता है और वापस अंदर भागता है। फिर वो नूडल्स खाने लगता है और जल्दी से सब खत्म कर देता है। वहां से निकलने के बाद सूंग बहुत एम्बेरस फील कर रहा होता है और खुद से फ्रस्ट्रेटेड होता है कि एक स्पून के लिए उसने अपनी इतनी बेइज्जती करवा ली। गुस्से में वो स्पून को ट्रैश में फेंक देता है। इस बीच तेयून के डैड को पार्क का कॉल आता है और वो बताता है कि तेयून की सारी रिपोर्ट सूंग ने बनाई थी। जब तेयून को पता चलता है कि उसके डैड को सब पता चल गया है तो वो बहुत डर जाता है और माफी मांगने लगता है। इस पर उसके डैड कहते हैं, ठीक है, तुम ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। अगले दिन स्कूल में सूंग को एक मीटिंग में बुलाया जाता है जिसमें तेयून की स्टेप मॉम और डैड कहते हैं कि वो पैसों के लिए तेयून को डराता और धमकाता था। वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसने तेयून की बहुत हेल्प की थी, इसीलिए उसने उसे पैसे भेजे थे, लेकिन कोई उस पर बिलीव नहीं करता। तेयून भी ऐसा बिहेव करता है जैसे वो सूंग से बहुत डरा हुआ हो। उसकी स्टेप मॉम चाहती थी कि सूंग को एक्सपेल कर दिया जाए, तो उसके डैड उनके पैरों में गिर जाते हैं और भीख मांगने लगते हैं। बस एक चांस दे दो, मेरे बेटे को माफ कर दो। अगर वो एक्सपेल हो गया तो उसे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। अपने डैड को इस हालत में देखकर सॉन्ग शर्म और गुस्से से भर जाता है। स्कूल के बाद सॉन्ग तेयून को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और पूछता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कभी पैसे नहीं मांगे। वो कहता है, हाँ ये सच है, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुमसे छुटकारा पा रहा हूँ। सॉन्ग कहता है, हम फ्रेंड्स हैं, है ना? क्या मैं तुम्हारी वजह से एक्सपेल हो जाऊंगा? फिर तेयून स्माइल के साथ कहता है, फ्रेंड्स? तुम्हें लगा हम सच में फ्रेंड्स थे? तुम मेरे फ्रेंड बनने के लायक भी नहीं हो। उसने सारी कॉन्वर्सेशन अपने फोन पर रिकॉर्ड कर ली थी। वो कहता है, मैं ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि तुम और तुम्हारी फैमिली कैसी है। ये सुनकर तेयून डर जाता है और कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए है ना? सारे पैसे ले लो, बस रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो। लेकिन सूंग नहीं मानता। तेयून जबरदस्ती फोन लेने की कोशिश करता है और दोनों के बीच फिजिकल फाइट हो जाती है। उस हाथापाई में सूंग गिर जाता है। ये देखकर तेयून उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है। सूंग पानी में डूब रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन तभी उसे अपना गोल्डन स्पून दिखाई देता है। वो उस डायरेक्शन में स्विम करता है और सोचता है, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता। फिर वो कचरे के ढेर तक पहुंचता है जहां उसने अपना गोल्डन स्पून फेंका था और उसे ढूंढ लेता है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग ताई यून के घर पहुंचता है और उसके डैड से कहता है, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन प्लीज मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट मान लीजिए, बस मुझे अपने घर में एक मील दे दीजिए। ये सुनकर तेयून के डैड और स्टेप मॉम को बहुत अजीब लगता है। दूसरी तरफ तेयून वहां से बहुत डरा हुआ लौट रहा होता है क्योंकि उसे डर था कि सॉन्ग उस पानी में डूब गया है। तेयून के डैड सॉन्ग की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे खाना सर्व किया जाता है। जब वो खाने के लिए अपना गोल्डन स्पून निकालता है तो वो पूछते हैं, तुम अपना स्पून हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो? तो सूंग कहता है, क्योंकि मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। फिर सूंग अपने स्पून से जल्दी जल्दी खाने लगता है। तभी जूही भी टेयून से मिलने उसके घर पहुंचती है। गेट पर पूछे जाने पर वो कहती है, मैं टेयून की फ्रेंड हूँ और उससे मिलने आई हूँ, लेकिन उसके लिए गेट ओपन नहीं होता। तो फिर वो कहती है, मैं जूही हूँ, तेयून की फियांसे। यहाँ सूंग सोच रहा होता है कि उस औरत के अकॉर्डिंग 3 मील्स के बाद लाइफ इंटरचेंज हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं लग रहा था। ये सब सोचकर वो अपने स्पून के साथ वहां से जाने लगता है। वो बस डाइनिंग हॉल से निकल ही रहा होता है कि जूही वहां आती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, इतने दिनों बाद देखा और तुम सॉन्ग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तेयून के डैड भी अंदर से आते हैं और कहते हैं, जूही तुमने मेरे बेटे को थप्पड़ क्यों मारा? ये सब देखकर वो सोचता है कि शायद सच में हमारी लाइफ्स चेंज हो गई हैं। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स अंदर आते हैं और उसे यानी जीन को क्वेश्चनिंग के लिए ले जाते हैं क्योंकि टेयून को आखिरी बार उसी के साथ देखा गया था। पुलिस हर जगह टेयून को ढूंढ रही होती है। जब सॉन्ग यानी टेयून बाहर आता है तो उसकी मॉम रोते हुए उससे पूछने लगती हैं, मेरा बेटा कहाँ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? अपनी फैमिली को इस हालत में देखकर वो बहुत सैड फील करता है। तभी तेयून का ड्राइवर आता है और उससे पूछता है, आप अचानक कार से ऐसे क्यों उतर गए? ये सुनकर सॉन्ग तेयून को कॉल करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती। फिर जब उसे उसकी लोकेशन पता चलती है तो वो हॉस्पिटल पहुंचता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि तेयून सूंग क्यों है। उसे रियलाइज होता है कि तेयून भी कंफ्यूज्ड है और उसे क्लियरली नहीं पता कि वो कौन है। घर पहुंचने और सब कुछ देखने के बाद जिन बहुत हैप्पी फील करता है। सब कुछ उसकी इमेजिनेशन से बेहतर था।
यहाँ वहां घूमते हुए वो अपना यानी ते यून का रूम ढूंढ रहा होता है। फिर ड्राइवर की हेल्प से वो अपने रूम तक पहुंचता है। उसने घर का फ्लोर प्लान ड्राइवर से ले लिया था। रूम में पहुंचने के बाद वो ये देखकर स्तन रह जाता है कि ये रूम कितना नाइस है। सारी एक्सपेंसिव आइटम्स देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। उसकी नजर अपने पोर्ट्रेट पर पड़ती है। उसे उस औरत की बातें याद आती हैं जिसने कहा था, इस स्पून को यूज करने के बाद तुम वही रहोगे, लेकिन बाकी सभी लोग चेंज हो जाएंगे। अगले दिन सूंग को पता चलता है कि ते यून को स्कूल से एक्सपेल किया जा रहा है। ये सब सुनकर वो चुप नहीं रह पाता और वो कहता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी सॉन्ग को एक्सपेल किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके डैड गरीब हैं। आप सबको खुद पर शर्म आनी चाहिए। वहां से निकलने के बाद वो देखता है कि पार्क ते यून को बुली कर रहा होता है और उसे मार रहा होता है। ये देखकर सॉन्ग पार्क को मारता है और उसे धमकाता है, अगर आज के बाद तुमने इसे फिर से बुली किया तो अच्छा नहीं होगा। पार्क को बहुत गुस्सा आता है और उसे समझ नहीं आता कि उसके फ्रेंड को क्या हो गया है। वो कहता है, मैंने खुद तुम्हें पार्ट टाइम जॉब के दौरान उसे पैसे देते हुए देखा था। इस बीच ते यून सोते हुए अपने डैड को याद करके डर कर रुक जाता है। उसे अभी भी अपना पुराना रूटीन थोड़ा याद होता है, इसलिए वो बहुत कंफ्यूज था। दूसरी तरफ सुम डिनर के लिए टेबल पर पहुंचता है और खुद से सोचता है कि प्रेसिडेंट वांग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें टाइम, ऑर्डर और पैसे हैं। उनकी सुबह 4 बजे शुरू होती है और सबसे पहली चीज जो उन्हें मिलती है वो 2 शिन ग्रुप की अपडेट्स होती हैं। अगर कोई एम्प्लॉय छोटी सी भी मिस्टेक करता है तो उसे तुरंत फायर कर दिया जाता है। पैसा ही एक फैक्टर है जो उन्हें स्माइल करवाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट वांग का एक आदमी उन्हें इन्फॉर्म करता है, ते यून यानी सुंग आजकल बहुत पैसे खर्च कर रहा है। वो अपने ड्राइवर के साथ बहुत शॉपिंग करने गया था क्योंकि उसका मंथली अलाउंस 18 मिलियन वॉन था। ड्राइवर को अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो कपड़े ते यून के यूजुअल स्टाइल से अलग थे। इस बीच ते यून सुंग के डैड द्वारा लिखी कॉमिक पढ़कर बहुत हंस रहा होता है। सबको ये अजीब लगता है क्योंकि पहले उसे वो कॉमिक्स पसंद नहीं थी। जब मॉम खाना सर्व करती हैं तो ते यून इनिशियली नखरे करता है, लेकिन खाने के बाद उसे बहुत पसंद आता है। तभी वहां से एक आदमी आता है और सबको गिफ्ट्स देता है जो सुंग ने अपनी फैमिली के लिए भेजे थे। ते यून यानी सुंग और उसके डैड हर फ्राइडे को एक साथ डिनर किया करते थे। वो उसे समझाता है, आजकल तुम बहुत पैसे खर्च कर रहे हो, तुम्हें पैसों की वैल्यू समझनी चाहिए। तो सॉन्ग कहता है, ये पैसे मेरे हैं, मुझे ही इन्हें यूज करना है। ये सुनकर उसके डैड शॉक हो जाते हैं। तभी जू ही अपने डैड के साथ वहां आती है और उन्हें ज्वाइन करती है। सुंग को पता चलता है कि जू ही ते यून की फियांसे है। वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। डिनर के दौरान जू ही कहती है, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं हमेशा किसी की बेटी या किसी की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती। मैं अपनी खुद की लाइफ जीना चाहती हूँ। और वो वहां से चली जाती है। सुंग उसके पीछे जाने के लिए उठता है और जाने से पहले पलट कर कहता है, हाई स्कूल स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट होना मुझे भी ये सही नहीं लगता। जूही अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए सुपरमार्केट जाती है तो सॉन्ग भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है, एंगेजमेंट के लिए मना करके तुमने बहुत ब्रेवरी दिखाई है। वो बात कर रहे होते हैं तभी एक नशे में धुत आदमी वहां आता है और वॉमिट कर देता है तो सुम उसे क्लीन करने लगता है। ये देखकर जूही बहुत सरप्राइज होती है। बाहर आने के बाद सॉन्ग पूछता है, तुम्हें जरूरत नहीं है तो तुम ऐसे स्टोर पर काम क्यों कर रही हो? तो वो कहती है, काम करने से मुझे इंडिपेंडेंट फील होता है। इससे मुझे लगता है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। बातचीत के दौरान जूही स्लिप हो जाती है और गिरने लगती है। तब सॉन्ग उसे कैच कर लेता है। उनके बीच बस एक मोमेंट बन ही रहा होता है कि दोनों जल्दी से एक दूसरे को बाय कहते हैं और चले जाते हैं। जूही ये सोचते हुए घर आ रही होती है, वो कितना बदल गया है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और इंसान हो। जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसका स्टेप ब्रदर बाहर आता है और उस पर चिल्लाता है, तुमने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी? दरअसल प्रेसिडेंट हुआंग उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले थे और अब उसे डर था कि एंगेजमेंट टूटने के बाद वो पीछे हट जाएंगे। गुस्से में वो जूही पर हाथ भी उठाने लगता है, लेकिन तभी उनके डैड आकर उसे रोक लेते हैं। पार्क को स्पेशल क्लास में एडमिशन नहीं मिलता है, इसलिए उसके डैड उसे बहुत मारते हैं। वो सोचता है कि ये सब सॉन्ग की वजह से हुआ है। अगले दिन तेयुन तैयार होकर स्कूल के लिए निकलता है। पीछे से सुंग के डैड आते हैं और उसे कुछ पैसे देते हैं। उसे लगता है कि ये पैसे बहुत कम है, लेकिन वो खुशी से ले लेता है और चला जाता है। सॉन्ग खुशी खुशी अपनी फैमिली से मिलने जाता है। उन्हें 18 मिलियन वॉन का चेक देता है और कहता है, इससे आपके सारे डेट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसकी मॉम इसे लेने से मना कर देती हैं और उसके सारे गिफ्ट्स वापस कर देती हैं। और वो कहती हैं, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी वजह से सॉन्ग इस हालत में है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें माफ कर देंगे? बस मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। ये कहकर वो चली जाती हैं। क्लास में जूही ताई यून को यानी सॉन्ग को देखती है और भागकर उसके पास जाती है। वो छत पर बात कर रहे होते हैं। फिर जूही कहती है, सुपरमार्केट तभी आना जब तुम पूरी तरह रिकवर हो जाओ। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी स्ट्रगल के बाद उसे याद आता है कि वो स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब करता था। उसे इतना कंफ्यूज देखकर जूही उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो पूछता है, क्या मैंने तुम्हें कभी प्रपोज किया है?
जूही कहती है नहीं, तो वो कहता है थैंक गॉड, क्योंकि मैं लड़कियों को उनके सामने बैठकर प्रपोज नहीं करता। वो बात कर रहे होते हैं तभी पार्क अपने फ्रेंड्स के साथ वहां आता है और सॉन्ग को यानी टेयून को अपने साथ ले जाता है। वहां सॉन्ग अपने घर के इंटीरियर पर कमेंट करते हुए घूम रहा होता है और पानी भी ऑर्डर करता है। वो पूरी तरह से टेयून की तरह बिहेव कर रहा था, सॉन्ग की तरह नहीं। पार्क उसे गन से शूट करने की धमकी देता है। गन देखकर वो बहुत डर जाता है। सॉन्ग यानी टेयून को कॉल आता है कि पार्क टेयून को कहीं ले गया है और तब से वो मिसिंग है। ये सुनकर वो डर कर अपनी कार तक पहुंचता है और ड्राइवर से कहता है पार्क के घर चलो। इस बीच पार्क तेयून को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। मारपीट के बीच सूंग वहां पहुंचता है। उसकी हालत देखकर वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। पार्क कहता है तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों करने लगे हो? सूंग तो हमेशा से हमारा टॉय था, हमने हमेशा उसके साथ ऐसा ही किया है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सॉन्ग कहता है अगर वो हमारा टॉय है तो चलो उसे मार देते हैं। पार्क का फ्रेंड डर जाता है और उसे रोकता है, नहीं ऐसा करना गलत होगा। सॉन्ग यानी टेयून अब पार्क पर गन पॉइंट करता है। ऐसा लगता है कि वो सच में उसे शूट करने वाला है। फिर हमें गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। अगले सीन में हम टेयून को एलिवेटर में फोन पर किसी से बात करते हुए देखते हैं। जैसा मैंने कहा वैसा करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा क्योंकि मैं वन टेयून हूं। फिर वो अपने डैड के ऑफिस जाता है। उस समय वो वहां नहीं थे तो वो उनकी चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी विल पर पड़ती है। उसमें लिखा था कि वो अपने बेटे के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगता है कि प्रेसिडेंट उसके लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहते। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि प्रेसिडेंट के आने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से अपनी चेयर से उठ जाता है। प्रेसिडेंट पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई काम है? तेयून कहता है मुझे एक प्रॉब्लम है। फिर वो उन्हें पार्क के बारे में बताता है। तो प्रेसिडेंट पार्क के डैड को कॉल करते हैं और सब हैंडल कर लेते हैं और ये भी कहते हैं मुझे अपने बेटे पर ट्रस्ट है। ये सुनकर टेयून स्माइल करता है। जाते हुए वो पलटकर पूछता है क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? तो वो जवाब देते हैं हाँ करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। लेकिन उनके एक्सप्रेशन थोड़े अनकन्विंस्ड लग रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है। उसकी मॉम बहुत गुस्से में होती है, कह रही होती हैं क्या हुआ अगर वो प्रेसिडेंट का बेटा है, वो कुछ भी करेगा। उसने मेरे बेटे की ये हालत कर दी और वो कहाँ है? तभी तेयून वहां आता है और वो कहती हैं तुम मेरे बेटे को शूट कैसे कर सकते हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। तेयून कहता है मैंने उसे शूट नहीं किया, मैंने बस साइड में फायर किया था। फिर वो पार्क के बारे में बताता है। वो सॉन्ग को बुलाकर उसे ब्लैकमेल करता था, उसे मारता था, हैरेस करता था, इसीलिए मैं उसे डर फील करवाना चाहता था। हॉस्पिटल के बाहर सुंग भी मौजूद होता है, बहुत बुरी हालत में। तेयून उसके पास आता है और सुंग पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया? फिर तेयून कहता है क्योंकि तुम मेरी वजह से पिट रहे थे। सॉन्ग को समझ नहीं आता और पूछता है इसका क्या मतलब है? तो वो कहता है बस ये समझ लो कि आज मेरा डेट क्लियर हो गया। फिर वो सॉन्ग को घर ड्रॉप करता है और कहता है अपने पेरेंट्स को पार्क वाले मैटर के बारे में मत बताना, वरना वो बिना वजह वरी करेंगे। जैसे ही तेयून जाने लगता है उसे घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है तो वो रुक जाता है। घर के अंदर लैंडलॉर्ड अपने आदमियों के साथ आया होता है और बहुत चिल्ला रहा होता है क्योंकि रेंट पे नहीं किया गया था। तेयून खिड़की से सब देखता है और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। सबके घर से जाने के बाद वो गेट के बाहर छिप जाता है और अपने डैड और लैंडलॉर्ड के बीच की कॉन्वर्सेशन सुनता है। उसके डैड लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं प्लीज रेंट पे करने के लिए थोड़ा और टाइम दे दीजिए, और वो उसके पैर पकड़ लेते हैं। लैंडलॉर्ड उन्हें बहुत बुरी तरह किक मारकर दूर कर देता है। असली सुंग अपने डैड के साथ ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत बुरा फील करता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर वो खुद से कहता है पेरेंट्स चेंज करने का डिसीजन बिल्कुल सही था, और वो वहां से चला जाता है। रास्ते में तेयून मिल को याद करता है और सोचता है कुछ करना पड़ेगा। सुंग के डैड काम से मिले पैसों को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक बेकरी शॉप जाकर केक लाते हैं क्योंकि अगले दिन सॉन्ग का बर्थडे था। कोइंसिडेंटली वो टेयून का भी बर्थडे था और उसके लिए बहुत सी प्रिपरेशंस चल रही थी। ये सब उसके लिए बहुत नया था, उसने पहले कभी इतने सारे गिफ्ट्स एक साथ नहीं देखे थे। अगले सीन में हम जूही को देखते हैं जो सुंग के घर पहुंचती है और उसे बर्थडे विश करती है और एक गिफ्ट भी देती है। फिर सुंग उसे अपने रूम में ले जाता है। दूसरी तरफ तेयून का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। केक काटने के बाद वो अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहता है और एडिशनली अपने डैड को कुछ शेयर गिफ्ट करता है। इस वजह से उसके डैड और वहां मौजूद सभी लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। इस बीच जूही सुंग के रूम में उसके सर्टिफिकेट्स और बुक्स देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि उनका रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने इमेजिन किया था। वो बात कर रहे होते हैं तभी जूही एक कॉकरोच देखती है। वो स्क्रीन करती है और सॉन्ग के पीछे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन कॉकरोच देखकर सॉन्ग खुद डर जाता है और जूही को आगे धकेल देता है। इस प्रोसेस में दोनों गिर जाते हैं। मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है तो दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं। तभी जूही को अपने डैड का कॉल आता है जो उसे टेयून की पार्टी में आने के लिए कहते हैं। फिर जूही भी पार्टी में पहुंचती है। संग उसके साथ होता है। जूही कहती है मैं अपने डैड की वजह से आई हूँ, लेकिन तुम क्यों आए? तो संग कहता है मुझे भी यहाँ कुछ काम है।
तभी तेयून की स्टेपमॉम उसे पियानो प्ले करने के लिए कहती हैं, क्योंकि तेयून हर बर्थडे पर अपना फेवरेट पीस प्ले करता था। वहां मौजूद सभी लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं। तेयून यानी असली संग को समझ नहीं आता कि अब इस सिचुएशन से कैसे एस्केप करे, क्योंकि उसे पियानो प्ले करना नहीं आता था। तभी असली संग यानी असली तेयून वहां आता है और पियानो प्ले करने लगता है, और वो वही पीस प्ले कर रहा होता है जो तेयून को प्ले करना था। उसे प्ले करते हुए देखकर स्टेपमॉम सोचती हैं, ये बिल्कुल तेयून की तरह प्ले कर रहा है। सब लोग उसे इतना अच्छा प्ले करते देख सरप्राइज हो जाते हैं। इसके बाद वो तेयून के पास जाता है और कहता है, ये गिफ्ट है, तुमने मेरे लिए पाक के साथ ये किया था इसलिए। और ये कहकर वो चला जाता है। तभी जूही आती है और उसे वो लेटर देती है जो उस बूढ़ी औरत ने उसे दिया था। लेटर पढ़कर तेयून पैनिक हो जाता है और हर जगह उस सॉन्ग को ढूंढने लगता है। लेटर में औरत ने लिखा था कि अगर दोनों में से कोई भी अपने बर्थडे पर अपने असली पेरेंट्स से मिलता है तो दोनों अपनी असली लाइफ में वापस आ जाएंगे। सॉन्ग को ढूंढते हुए तेयून एक आदमी से टकराता है और उसे बिना रियलाइज हुए लेटर उसकी पॉकेट से गिर जाता है। फाइनली तेयून संग को ढूंढ लेता है। वो एलिवेटर में होता है। उसी समय तेयून के डैड भी एलिवेटर की तरफ आ रहे होते हैं। ये देखकर तेयून उसे हक कर लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब वो एलिवेटर में एंटर नहीं कर जाता। तेयून कहता है, आज मेरा बर्थडे है इसलिए मैं तुम्हें हक करना चाहता था। अपने रूम में तेयून हर जगह लेटर ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे नहीं मिलता। फिर वो सोचता है कि क्या उस औरत ने कोई और ऐसे रूल्स बनाए थे। अगले सीन में हम तेयून को जूही के साथ उस बूढ़ी औरत को ढूंढते हुए देखते हैं, लेकिन वो वहां नहीं होती। तेयून जूही से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही थी? तो वो उसे बताती है कि वो सॉन्ग के घर गई थी क्योंकि उसने उसे अपने बर्थडे पर इनवाइट किया था। जूही तेयून को सॉन्ग और उसके घर के बारे में बता रही होती है तो तेयून संग और उसके घर को क्रिटिसाइज करता है और कहता है, तुम ऐसी जगह कैसे जा सकती हो जहां इतने सारे कॉकरोच हों? तो जूही कहती है, उसे सॉन्ग पसंद है इसीलिए वो उसकी इंसल्ट्स नहीं सुन सकती। ये सुनकर तेयून पूरी तरह शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। तेयून का ड्राइवर उस लैंडलॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो एक छोटा मोटा गैंगस्टर है और अपने डैड की प्रॉपर्टी लीज पर देता है। अगले दिन तेयून अपने ड्राइवर के साथ लैंडलॉर्ड से मिलता है और उससे प्रॉपर्टी खरीदने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देता है। तेयून लैंडलॉर्ड से रूडली बात कर रहा होता है तो लैंडलॉर्ड गुस्से में उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन ड्राइवर उसे रोक लेता है और फिर अकेले ही सबको पीट देता है। पिटने के बाद लैंडलॉर्ड खुशी खुशी अपनी प्रॉपर्टी तेयून को बेच देता है और उसकी रिक्वेस्ट पर संग के घर एक गिफ्ट बास्केट लेकर जाता है और कहता है, आज तक मैंने जो भी कहा मैं अपने होश में नहीं था, और माफी मांगने लगता है। वो कहता है, आज से मैं कभी रेंट नहीं बढ़ाऊंगा। संग और उसकी फैमिली उसे ऐसी बातें कहते सुन पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। फिर हमें एक होमलेस औरत दिखाई जाती है जो थोड़ी क्रेजी लग रही होती है। ये औरत उसी मैजिक शॉप वाले स्पॉट पर कहती है, ग्रैनी आप कहाँ हो? मुझे मेरा गोल्डन स्पून फिर से दो। अगले सीन में हम स्कूल देखते हैं जहां स्टूडेंट्स खेल रहे होते हैं। तेयून नोटिस कर रहा होता है कि जूही हमेशा संग के साथ रहती है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं। ये देखकर तेयून जेलस हो जाता है। जब जूही सुपरमार्केट से घर लौट रही होती है, एक आदमी उसके पास पहुंचता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तेयून सही टाइम पर आ जाता है और उसे बचा लेता है और वो आदमी वहां से भाग जाता है। तेयून उसे पूछता है कि क्या वो उसे जानती है। जूही उसे बताती है कि वो उसकी फ्रेंड नारा के डैड है और ये सब उस वॉच की वजह से हो रहा है। जूही और नारा स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। नारा ने एक बार जूही की वॉच चुरा ली थी, जिसकी वजह से जूही के डैड ने उसका स्कूल ट्रांसफर करवा दिया था। जूही को वॉच मिल गई थी तो वो नारा को रोक सकती थी, लेकिन उस टाइम वो भी गुस्से में थी क्योंकि वो वॉच उसकी मॉम की आखिरी मेमोरी थी। कुछ महीनों बाद उसे पता चला था कि नारा की किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई है। वो उसके मेमोरियल पर गई थी, तब उसके डैड उस पर चिल्लाने लगे थे, कह रहे थे, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर गई। प्रेजेंट में तेयून उसे समझाता है कि जो भी हुआ वो उसकी गलती नहीं थी, इसलिए उसे खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगले सीन में तेयून अपने डैड की स्टडी में कुछ ढूंढ रहा होता है ताकि वो उन्हें इम्प्रेस कर सके। तभी उसके डैड वहां आते हैं और पूछते हैं, तुम मेरी स्टडी में क्या कर रहे हो? वो कहता है कि वो शेयर होल्डर्स मीटिंग से पहले थोड़ा स्टडी करना चाहता था, इसीलिए वो आया। प्रेसिडेंट कहते हैं, तुमने मेरे ऑफिस में मेरी विल पढ़ी थी है ना, इसीलिए तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तेयून कहता है, हाँ मैंने वो देखी थी और अब मैं बदल गया हूँ और मैं खुद को आपका सक्सेसर बनने के लायक बनाऊंगा। फिर उसके डैड कहते हैं कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, उसे प्रूफ दिखाना होगा कि वो सच में बदल गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तेयून क्लास में बैठा होता है, तभी उसे किसी का मैसेज आता है, मुझे सब पता है। उसे समझ नहीं आता और उसे इग्नोर करते हुए अपनी बुक खोलता है और उसमें से वही लेटर गिर जाता है। फिर एक और मैसेज आता है, तुम तेयून नहीं हो। ये मैसेज देखकर तेयून पूरी तरह डर जाता है और उठकर चारों तरफ देखने लगता है कि मैसेज किसने भेजा, लेकिन सब अपने आप में बिजी होते हैं। तभी असली तेयून अपना फोन पकड़े हुए क्लास में एंटर करता है और आकर असली सूंग के सामने खड़ा हो जाता है, उसे घूरते हुए। तेयून सोचता है शायद इसी ने मैसेज भेजा है, तो वो उस नंबर पर कॉल करता है जिससे मैसेज आया था।
सूंग का फोन रिंग नहीं होता, बल्कि क्लास में एक फोन रिंग होता है। तेयून चारों तरफ देखता है और जूही को कॉल कट करते हुए देखता है। वो पूरी तरह शॉक में जूही को देखता है और जूही भी उसे देखती है। फिर तेयून वो एनवेलप खोलता है जिसमें लेटर था, लेकिन वो खाली होता है। क्लास में एंटर करते हुए तेयून सोच रहा होता है, मुझे मैसेजेस कौन भेज सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने भी मेरी तरह गोल्डन स्पून यूज किया हो और अपनी लाइफ चेंज कर ली हो? वो अपने क्लासमेट्स पर भी शक करता है, सोचते हुए कि क्या उनमें से किसी ने उसे मैसेज भेजा। फिर जूही को देखकर वो सोचता है, शायद ये वो हो सकती है। उस टाइम उसका फोन भी रिंग हो रहा था। शायद ये कोइंसिडेंस नहीं है। और इतनी रिच होने के बाद भी वो पार्ट टाइम जॉब क्यों करती है? उसकी फ्रेंड की डेथ ने भी उसे बहुत अपसेट किया था। क्लास के बाहर जूही और यूजिन जा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि तेयून और सॉन्ग एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। क्या ये तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुम दोनों लड़कों के साथ फ्लर्ट करती हो? जूही मना करती है तो यूजिन कहती है, अगर तुम नहीं करती तो अच्छा है, क्योंकि मैं तेयून में इंटरेस्टेड हूं। तभी यूजिन को किसी का कॉल आता है और जूही को रियलाइज होता है कि वो अपना फोन क्लास में भूल गई है। वो जल्दी से क्लास की तरफ वापस जाने लगती है। इस बीच क्लास में तेयून जूही के बैग से उसका फोन निकालता है। वो लॉक था तो वो पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जूही अंदर आती है और तेयून के हाथ से अपना फोन ले लेती है। वो उसे स्कॉल्ड करती है, कहती है, तुमने कब से दूसरों की चीजें चेक करना शुरू कर दी है? वो पूछता है, सुबह तुम्हें किसने कॉल किया था? जूही पहले बताने से मना करती है, लेकिन फिर उसके बार बार पूछने पर वो अपना फोन दिखाती है कि वो उसके डैड का कॉल था। तो वो उसे सॉरी कहता है और उसे बताता है कि कोई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसने जूही पर शक किया, क्योंकि उसका फोन रिंग हो रहा था। वो मैसेज देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी सुंग पीछे से आता है और उसका मैसेज देखता है और कहता है, तुम्हें ऐसा मैसेज किसने भेजा? मैंने नहीं भेजा। सॉन्ग यानी असली तायून फिर कहता है, मैंने नोटिस किया था कि तुम और जूही अक्सर क्लास में अकेले टाइम स्पेंड करते हो। बेहतर होगा अगर तुम मेरी जूही को अपने लेवल तक नीचे ना लाओ। और ये कहकर वो जूही के साथ चला जाता है। असली तेयून उसके मुंह से मेरी जूही सुनकर इरिटेट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूही कॉल करके तेयून को पुलिस स्टेशन बुलाती है, क्योंकि पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया था जिसने जूही पर अटैक किया था। तेयून पुलिसमैन से पूछता है, वो आदमी कैसे पकड़ा गया? फिर पुलिसमैन उसे बताता है, वो अपने पुराने घर में घुस गया था, ये कहकर कि वो अपनी मरी हुई बेटी को बहुत मिस कर रहा था। और घर के लोगों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जूही कहती है, वो यूजिन का घर है। नैरा की फैमिली पहले उसी घर में रेंट पर रहती थी। ये जानकर तेयून को यूजिन पर शक होता है। वो जूही के कहे शब्दों को याद करता है। नैरा बिल्कुल हेल्दी थी, लेकिन अचानक बीमारी से मर गई। वो सोचता है, क्या यूजिन ने गोल्डन स्पून यूज किया होगा? तेयून यूजिन से मिलता है, जो उसका वेट कर रही होती है। तेयून कहता है, एक बार तुमने कहा था कि जूही की वजह से एक लड़की की डेथ हो गई। उस लड़की का नाम क्या था? वो कहती है, उसका नाम नैरा था। तेयून कहता है, मैंने सुना था कि नैरा तुम्हारे घर रेंट पर रहती थी। यूजिन कहती है, जूही को यह नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि नैरा इसे सीक्रेट रखना चाहती थी। तेयून पूछता है, जब तुम्हें नैरा की इतनी केयर है तो तुमने उसके डैड को जेल क्यों भेजा? वो तो बस अपनी बेटी को याद करते हुए तुम्हारे घर आए थे। इस पर यूजिन कहती है, मैंने ये नैरा के लिए किया। उसके डैड अच्छे आदमी नहीं थे, उसकी मॉम नहीं थी और उसके डैड उसे बहुत मारते थे। ये कहकर यूजिन जाने लगती है। तेयून कहता है, नैरा, तो तुम नैरा हो, है ना? सुंग स्केचेस बना रहा होता है और उसे भी एक मैसेज आता है, तुम सुंग नहीं हो, है ना? उसके 2 फ्रेंड्स भी उसके साथ होते हैं, उन्हें भी वही मैसेज आता है। इस बीच तेयून यूजिन को नैरा कहकर बुलाता है। पहले वो शॉक होती है, फिर कहती है, तुमने ही मुझे मैसेज भेजा है ना? और अपना फोन दिखाती है। तेयून देखता है कि उसे भी वही मैसेज मिला था, तुम यूजिन नहीं हो, है ना? तेयून कंफ्यूज होकर सोचता है, आखिर ये मैसेजेस कौन भेज रहा है? अगले सीन में क्लास में सब उसी मैसेज के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर पार्क एडमिट करता है, मैंने ही सबको मैसेजेस भेजे थे, क्योंकि सब स्टडीज में इतने बिजी हो गए थे और मैं सबको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था। सून क्लास में बैठा कुछ खा रहा होता है तो पार्क उसे टॉन करता है और कहता है, तुमने कहा था कि तुम नॉर्मल स्पून यूज नहीं करते, तुम अपना गोल्डन स्पून यूज करते हो, तो अब तुम कैसे खा रहे हो? पहले तो सॉन्ग को गोल्डन स्पून के बारे में कुछ याद नहीं आता, फिर असली सॉन्ग की मेमोरीज रिप्लेस होने लगती हैं और उसे याद आता है कि वो अपना गोल्डन स्पून तेयून के घर यूज कर रहा था। और वो सोचता है, आखिर मेरा गोल्डन स्पून कहाँ है? बाद में वो उसे अपने रूम में ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे स्पून कहीं नहीं मिलता। उसे लगता है वो तेयून के घर ही छूट गया होगा। तेयून फिर ड्राइवर के साथ एक अपार्टमेंट देखने जाता है, जो वो अपनी असली फैमिली को देना चाहता था। उनकी स्टेप मॉम किसी के आने की प्रिपरेशंस में बिजी होती हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई इंपॉर्टेंट इंसान आने वाला है। तभी उन्हें किसी का मैसेज आता है और पता चलता है कि टेयून ने अपार्टमेंट खरीद लिया है। अगले सीन में सॉन्ग टेयून के घर आया होता है और कहता है, मुझे तेयून से मिलना है।
उसकी स्टेप मॉम कहती हैं तेयून यहाँ नहीं है तो बाद में आना, लेकिन वो अंदर चला जाता है कहते हुए मैं वेट करूंगा। दूसरी तरफ तेयून जूही के साथ डिनर कर रहा होता है। बातचीत के दौरान जूही उसे बताती है कि स्टेटस पर शूटिंग इंसिडेंट के बाद से तेयून को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। डिनर के बाद जूही एंगेजमेंट तोड़ने की बात करती है और कहती है कि उन्हें सिर्फ फ्रेंड्स बनकर रहना चाहिए। तो तेयून कहता है मैं एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहता क्योंकि अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं और मैं तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करूंगा। तेयून की स्टेप मदर स्यूंग को पियानो प्ले करने के लिए कहती हैं तो वो प्ले करता है और वो बहुत ध्यान से सुनती हैं। वो बहुत सरप्राइज होती हैं और कहती हैं स्यूंग वही मिस्टेक्स कर रहा है जो तेयून करता था। वो पूछती हैं क्या तुमने तेयून को प्ले करते हुए देखकर पियानो प्ले करना सीखा? वो मना कर देता है। तभी मेड डिनर के लिए बुलाती है लेकिन स्यूंग मना कर देता है और कहता है मैं सिर्फ अपने घर का खाना खाता हूँ। उसकी स्टेप मदर कहती हैं तुमने यहाँ कई बार खाया है अपने गोल्डन स्पून के साथ। मेड उसे गेस्ट रूम में वेट करने के लिए कहती है लेकिन वो कहता है मैं तेयून के रूम में वेट करूंगा। फिर वो चेक करता है और अपना गोल्डन स्पून ढूंढ लेता है। उसी मोमेंट तेयून घर पहुंचता है। उसे पता था कि स्यूंग वहां है और वो दौड़कर अपने रूम में जाता है और देखता है कि स्यूंग ने उसका गोल्डन स्पून पकड़ा हुआ है। तेयून स्यूंग से वो लेने की कोशिश करता है। स्यूंग यानी असली तेयून अपना हाथ दूर हटाता है और कहता है ये मेरा स्पून है, मुझे क्लियरली याद है मैंने यहीं पर इसे खाया था, मुझे ये नहीं मिल रहा था तो मैं चेक करने आया और ये यहाँ है। तेयून जबरदस्ती स्पून ले लेता है और चिल्लाते हुए कहता है ये मेरा स्पून है। सॉन्ग को ये अजीब लगता है और सोचता है ये एक स्पून के लिए इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है और जाने लगता है। तेयून को जूही की बातें याद आती हैं कि असली तेयून को पैनिक अटैक्स आते हैं तो वो उसे रोकता है, उसे मेडिसिन देता है और कहता है मैंने तुमसे रूडली बात की तो सॉरी, तुम इसे रख लो, ये एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। अगले सीन में हम यूजिन को देखते हैं जो पार्क से मिलने आई थी। पार्क कहता है तुम्हारी रिक्वेस्ट पर मैंने सबको प्रैंक मैसेजेस भेजे। वो कहती है ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पार्क पूछता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी क्यों करूं? यूजिन उसके पास आती है और कहती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये कहने के बाद यूजिन चली जाती है। जाते हुए यूजिन याद करती है जब सॉन्ग और ट्यून लड़ रहे थे और उसने वीडियो फिल्म की थी और पुलिस को सॉन्ग के पानी में गिरने के बारे में इन्फॉर्म भी किया था। अब यूजिन पुलिस स्टेशन के पास नारा के डैड को हैरेस होते हुए देखती है और खुद से सोचती है तुम्हें मेरे साथ बेहतर बिहेव करना चाहिए था। उसकी बातों से क्लियरली समझ आता है कि वो असल में नारा है और उसने भी गोल्डन स्पून यूज किया था। इस बीच एक नया इंसान उनके घर में एंटर करता है जिसका नाम जूनते है। पता चलता है कि जूनते स्टेप मदर का भाई है और वो उनसे मिलने आया था। पहले तो तेयून को नहीं पता होता कि वो कौन है तो वो कैजुअली बात करता है। जूनते सबके सामने बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है लेकिन डिनर के बाद अकेले में वो उसका गला दबाने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों में देखकर बात करने की? 5 साल पहले तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला था। तेयून की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है और वो बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ तेयून स्यूम होने की एक्टिंग करते हुए बहुत खुश होता है। उसने अपनी मॉम और डैड का स्केच बनाया था जिससे वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं हमारा बेटा अमेजिंग है, हमें नहीं पता था। तभी उसकी सिस्टर सबको अपार्टमेंट के बारे में बताती है। कोई बिलीव नहीं करता कि इतनी कम कीमत पर इतना अच्छा अपार्टमेंट मिल सकता है। वो कहती है तेयून का ड्राइवर मुझे ये बता रहा था। ड्राइवर का नाम सुनकर स्यूम को याद आता है वो तेयून का ड्राइवर है और उसे रियलाइज होता है तेयून ही सबके पीछे होगा। यहाँ तेयून अपना गोल्डन स्पून निकालता है जो आज आखिरी बार यूज होना था। वो याद करता है कि उसकी फैमिली नए तेयून के साथ कितनी खुश है और वो डिसाइड करता है कि वो हमेशा तेयून ही रहेगा। तभी उसे स्यूम का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। मिलने पर असली तेयून असली स्यूम से कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम ये सब जूही के लिए कर रहे हो? मुझे लगता है तुम अपार्टमेंट देखने के बाद उसे खरीदना चाहते हो। वो पैसों के बारे में आर्ग्यू करते हैं और असली तेयून कहता है मेरा पैसों से कोई लेना देना नहीं है। तो असली स्यूम कहता है ये सब बस कहने की बातें हैं, लोग पैसों के लिए अपने पेरेंट्स को भी छोड़ देते हैं। अगर तुम्हें भी चांस मिलता तो तुम भी पैसों के लिए अपने पेरेंट्स को चेंज कर लेते। तो असली तेयून कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स से प्यार करता हूं। ये सुनकर असली स्यूम बहुत सरप्राइज होता है। तभी जूही भागते हुए आती है और स्यूम को उसका फोन देती है। उसकी सिस्टर फोन पर बताती है कि उनके डैड का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर असली सॉन्ग हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। भागते हुए वो अपने बचपन के दिन याद करता रहता है जब वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता था। हॉस्पिटल पहुंचकर और अपने डैड की कंडीशन देखकर वो डर जाता है और उन्हें बार बार पुकारने लगता है डैड आपको क्या हुआ? तभी तेयून के डैड वहां आते हैं और अपने बेटे को किसी और को डैड कहते हुए देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं। उन्हें वहां देखकर असली सॉन्ग शॉक हो जाता है। फिर हम नारा को देखते हैं जिसके डैड उसे बहुत मारते थे
वो यूजिन को देखती है जो बीमार थी लेकिन बहुत रिच थी। तभी वो बूढ़ी औरत उसे गोल्डन स्पून देती है जिससे वो यूजिन के घर 3 मील्स खाती है। फिर यूजिन और असली यूजिन नारा बन जाते हैं। इसीलिए यूजिन की डेथ हो गई थी क्योंकि नारा के घर में कोई उसकी केयर नहीं करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को उनका लॉयर बताता है कि उनकी डिमोलिशन टीम का एक आदमी गिर गया है और हॉस्पिटल में एडमिट है। लॉयर एडवाइस करता है कि उन्हें खुद उससे मिलने जाना चाहिए ताकि मीडिया के सामने उनकी इमेज बेहतर हो जाए। तभी सोंगजू ही के साथ वहां पहुंचता है और अपने डैड की कंडीशन देखकर और भी डरने लगता है। फिर अकेले में तेयून अपने डैड से कहता है कि उसे उनके एक्सीडेंट के बारे में पता चला और क्योंकि वो दोसिन ग्रुप के लिए काम करते थे इसलिए वो उन्हें देखने आया। अपने डैड के लॉयर को हॉस्पिटल में देखकर तेयून थोड़ा डर जाता है, ये सोचकर शायद आपको भी चोट लगी है, इसीलिए मेरे मुंह से डैड निकल गया। उसके डैड रीजन मान लेते हैं और कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, चलो अब घर चलते हैं। तेयून कहता है यहाँ बहुत रिपोर्टर्स हैं, अगर मैं रुका तो दोसिन की इमेज इंप्रूव होगी। वापस जाते समय लॉयर प्रेसिडेंट से कहता है तेयून पूरी तरह बदल गया है। प्रेसिडेंट को अपनी वाइफ की बातें याद आती हैं जो हमेशा कहती थीं आजकल तेयून बहुत बदल गया है। इस बीच हॉस्पिटल में सूंग के डैड अपना हाथ बढ़ाते हैं। तेयून दौड़कर पूछता है कि आपको कुछ चाहिए, लेकिन वो अपने बेटे सॉन्ग के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। सॉन्ग का हाथ अपने हाथ में पकड़कर वो सॉरी कहते हैं। जैसे ही वो ये कहते हैं उनके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है और उन्हें जल्दी से इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। सब बहुत डर जाते हैं और बाहर रो रहे होते हैं। तेयून पूरी तरह शॉक हो जाता है और वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो सोचता रहता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैंने रिच बनने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ा, इसीलिए मुझे सजा मिल रही है। लेकिन अब मुझे गोल्डन स्पून नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली चाहिए, मेरे डैड को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर वो भागकर अपने रूम में जाता है और अपना गोल्डन स्पून ढूंढता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी पॉकेट में बहुत सारे पैसे भर लेता है क्योंकि वो जानता है कि वो फिर से गरीब होने वाला है। लेकिन तभी जूनताई आता है और कहता है तुम यहाँ से भाग रहे हो, और स्पून देखकर तेयून का मजाक उड़ाने लगता है। तेयून उससे कहता है मुझे इस बार जाने दो, लेकिन जूनते तेयून को मारने लगता है तो तेयून भी उसे मारता है और वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से पैसे भी वहीं गिर जाते हैं। फिर जब वो वहां पहुंचता है तो कोई प्रेजेंट नहीं होता, वो देर से पहुंचा था और वो औरत पहले ही जा चुकी थी। अगले सीन में हम सॉन्ग की सिस्टर को देखते हैं जो अपने घर पहुंच चुकी है। वहां किसी को देखकर वो डर जाती है। वो सॉन्ग था जो उसके घर का खाना खा रहा था। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन सॉन्ग उसे इग्नोर करता है और जल्दी जल्दी अपने गोल्डन स्पून से खाना खाता रहता है। फिर अचानक सॉन्ग की सिस्टर कहती है तुम अकेले क्यों खा रहे हो। उसे अपने लिए बात करते हुए सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो अपने डैड को देखने हॉस्पिटल आता है। वहां अपनी मॉम को देखने के बाद वो उनके पास जाता है। उन्हें हग करके वो जोर जोर से रोने लगता है। वो कहता है कि उसने दोनों को बहुत मिस किया। तभी उसके डैड को होश आ जाता है। फिर हम पहले वाला सीन देखते हैं जब टेयून यानी सॉन्ग उसी बूढ़ी औरत को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचता है। वो औरत वहां नहीं होती तो वो उसे जोर से आवाज लगाने लगता है। तभी वो औरत अचानक वापस आती है और पूछती है 1 महीने तक रिच होकर कैसा लगा। वो कहता है मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहता हूँ। तो वो औरत गोल्डन स्पून लेती है और उस पर कुछ मैजिक करती है। फिर स्पून वापस देते हुए वो कहती है आज का दिन खत्म होने से पहले बस अपने पुराने घर जाओ और एक मील खाओ। रैनी फिर कहती है अब हम 1 साल बाद फिर मिलेंगे, उस टाइम तुम्हें पेरेंट्स चूज करने का एक और चांस मिलेगा। वो मना कर देता और कहता है मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, और चला जाता है। अगली सुबह जब असली तेयून उठता है तो वो अभी भी अपनी असली मॉम को याद कर रहा होता है। उसकी मेमोरी धीरे धीरे उसके दिमाग से इरेज हो रही होती है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक फीलिंग थी कि उसकी भी एक मॉम थी। ब्रेकफास्ट के दौरान यो के डैड उससे कहते हैं मैंने सुना तुमने एक अपार्टमेंट खरीदा। तेयून पहले कंफ्यूज होता है, फिर अपनी मेमोरी में वो बात याद करता है और कहता है हाँ मैंने खरीदा। तेयून की स्टेप मॉम सॉन्ग और केवाई की फैमिली का मजाक उड़ाने लगती है। ये सुनकर तेयून को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है आप लोगों को अपने पेरेंट्स का भी नहीं पता, तो उनके बारे में गलत मत बोलिए, गरीब होना कोई जुर्म नहीं है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो अपने डैड के सामने चिल्लाया, तो वो नर्वस हो जाता है और सॉरी कहता है। उसके डैड कहते हैं तुम सही कह रहे हो, गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि एक बीमारी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होती है। इस बीच हॉस्पिटल में सियोंग को पता चलता है कि जूही बहुत सारे फ्रूट्स और एक नोट छोड़ गई है। वो भागकर बाहर जाता है और जूही को हक करता है, ये कहते हुए कि वो आज बहुत खुश है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर जंग को उनके बॉस कहते हैं मेरी कार पर गिरकर तुमने कंप्लीट डैमेज कर दिया और अब तुम यहाँ आराम से रेस्ट कर रहे हो, रिपेयर के पैसे कौन देगा। वो पूछता है रिपेयर के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है। बॉस कहते हैं 100 मिलियन वॉन। सब शॉक हो जाते हैं। सियोंग तेयून की वॉच पहने होता है। वो उसे बेचने जाता है, लेकिन शॉपकीपर उसे बाहर धकेल देता है। सियोंग समझाने की कोशिश करता है कि ये एक ओरिजिनल वॉच है, लेकिन शॉपकीपर उस पर बिलीव नहीं करता, जबकि वो ऑथेंटिक वॉच 250 मिलियन वॉन की होती है। जब सियोंग हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी मॉम फोन पर किसी से बात कर रही होती है।
उन्हें पता नहीं चलता कि वो वहां हैं और वो फोन पर बहुत वरी होकर बोल रही होती हैं, तुम अब 30 मिलियन नहीं कह सकते। तुमने मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स में देखा कि मेरी किडनीज और लिवर हेल्दी हैं। तुम्हें 50 मिलियन देने होंगे, आज प्रॉमिस करो। ये सुनकर सॉन्ग फोन ले लेता है। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है, आपको किडनी स्टोन है, इसलिए आपको कम पैसे मिलेंगे। उसकी बातों से सॉन्ग समझ जाता है कि क्या चल रहा है। सॉन्ग फिर अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा होता है। आप किससे बात कर रही थी? आप अपने ऑर्गन बेचने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? उसकी मॉम सैडनेस के साथ कहती हैं कि कोई और ऑप्शन नहीं था, पैसों का अरेंज नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा करने का सोचा। सॉन्ग कहता है, आपको अब इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस वेट करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले सीन में हम प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस में देखते हैं। सॉन्ग उनसे मिलने वहां पहुंचता है। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो अपने डैड को बटरिंग कर रही होती है। उसके डैड पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो वो कहती है, मुझे 100 मिलियन वॉन चाहिए। उसके डैड ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। इस बीच सॉन्ग प्रेसिडेंट से 100 मिलियन वॉन मांगता है तो वो हंसते हैं और मना कर देते हैं। वो कहता है, मुझे पैसे लोन के रूप में चाहिए, मैं सब चुका दूंगा। तो वो कहते हैं, पैसों का एक रूल होता है, तुम्हारे पास चाहे कितने भी हों, तुम्हें वो किसी को नहीं देने चाहिए। इस पर सॉन्ग गुस्से से बोलने लगता है, मेरे डैड डोसिन की कंस्ट्रक्शन साइट पर इंजर्ड हुए हैं और मैं बाद में सारे पैसे लौटा दूंगा, उसके बाद भी आप मना कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, डोसिन ने डेमोलिशन के लिए दूसरी कंपनी को हायर किया था। तुम्हारे डैड उस कंपनी के लिए काम कर रहे थे, डोजिन के लिए नहीं, इसलिए डोजिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सूंग कहता है, मैंने यहाँ आकर अपना टाइम वेस्ट किया, और वहां से चला जाता है। इस बीच जूही के डैड भी उसे पैसे देने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि जूही सॉन्ग की हेल्प करने के लिए पैसे मांग रही है। तो जूही अपने सारे डिजाइनर हैंडबैग्स बेचने जाने लगती है और अपनी मेट से कहती है कि वो उसके डैड को कुछ न बताए। जूही खुशी खुशी पैसे लेकर सॉन्ग के पास जा रही होती है, तभी वो उसे रास्ते में देखती है। उससे पहले यूजिन आती है और सॉन्ग को पैसे ऑफर करती है। वो थैंक यू कहने लगता है और कहता है कि वो जल्दी ही सारे पैसे वापस कर देगा। जूही चुपचाप ये देख रही होती है। जूही को देखकर यूजिन सॉन्ग को हक करती है और कहती है, ओके, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं, है ना? ये सब देखकर जूही को बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 1 साल बाद देखते हैं जहां टेयून और बाकी सब पार्टी कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसे यूजिन का कॉल आता है और वो उसे पिक करने के लिए बुलाती है। जूही उसे देखती है और खुश हो जाती है और पूछती है कि वो कैसा है। यूजिन जूही से कहती है, मैंने उसे बुलाया ताकि हम एक साथ घर जा सकें। सूंग जल्दी से कहता है, क्योंकि हम एक ही एरिया में रहते हैं। फिर यूजिन उसे अपने साथ ले जाने लगती है। जूही बस सैडनेस से देखती रहती है। जब सॉन्ग घर जाता है तो उसकी सिस्टर दरवाजा खोलती है। फिर हमें पता चलता है कि वो यूजिन के घर अपनी फैमिली के साथ रहता था और वो यूजिन के घर पर सर्वेंट का काम करते थे। सॉन्ग अंदर जाता है और देखता है कि उसकी फैमिली काम कर रही है और यूजिन के डैड सबसे बहुत रूडीली बात कर रहे हैं। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, जिसे यूजिन भी नोटिस करती है और उसे अपने डैड पर गुस्सा आता है। वो कहती है, स्यूंग और उसकी फैमिली के साथ बुरा बिहेव मत कीजिए, कम से कम स्यूंग के सामने तो नहीं। तेयून के स्टेप मदर एक पियानिस्ट थी, इसलिए उनका नया एल्बम रिलीज हुआ था, तो जूही कंग्रेट्स कहने आई थी। तेयून और जूही के डैड्स उनकी एंगेजमेंट करवाना चाहते थे। तेयून की स्टेप मॉम खुद कहती हैं, मैं इसके अगेंस्ट हूं क्योंकि आजकल पेरेंट्स की मर्जी से एंगेजमेंट करना सही नहीं है। तभी यूजिन आती है, बहुत सारे गिफ्ट्स लाती है जिन्हें सूम ने पकड़ा हुआ था। वो भी कंग्रेचुलेट करने आई थी। तेयून की स्टेप मॉम उसे अंदर आने के लिए ऑफर करती हैं और फिर सूंग की तरफ देखती हैं। सूंग बाहर चला जाता है। बाहर वो तेयून से मिलता है जो उसे अपने घर पर देखकर सरप्राइज होता है। यूजिन सूंग की बुराई कर रही होती है जिसे जूही टॉलरेट नहीं कर पाती, तो वो उस पर गुस्सा होने लगती है। तभी सॉन्ग अंदर आता है और कहता है कि यूजिन सच कह रही है, मैं उसके घर में रहता हूँ क्योंकि मैंने उससे पैसे लिए हैं। मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जूही। ये कहकर वो बाहर चला जाता है और सब शॉक हो जाते हैं। जूही उसके पीछे भागती है। फिर तेयून यूजिन से कहता है, तुम्हारी जेलसी की वजह से सब कुछ खत्म होने वाला है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस बीच जूही सूंग के पास आती है और उसे हक करती है और कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, और आज से नहीं बल्कि उस दिन से जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। यूजिन दूर से देखकर जेलसी से जल रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूही यूजिन के घर उससे मिलने जाती है। उसके डैड जूही को देखकर बहुत खुश होते हैं और चूंकि यूजिन घर पर नहीं है, वो जूही को उसके रूम में वेट करने के लिए कहते हैं। तभी तेयून भी वहां आता है और कहता है, मैं सॉन्ग से मिलने आया हूं। जब तेयून वहां एक भूखे पिग को टच करता है तो उसमें से एक गोल्डन स्पून बाहर निकलता है। स्पून देखकर तेयून और जूही दोनों शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुंग यूजिन से मिलने जाता है। वो उससे गोल्डन स्पून के बारे में बात करती है। फिर उसे समझ आता है कि वो यूजिन नहीं बल्कि नैरा थी। आखिर में यूजिन सब एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने सब किया। उसने अपने डैड के बर्नर फोन से मैसेजेस भेजे थे। वो सॉन्ग से पूछती है, क्या तुम कभी दोबारा गोल्डन स्पून यूज करोगे? तो सॉन्ग कहता है, मैं कभी गोल्डन स्पून यूज नहीं करूंगा,
मुझे खुशी सिर्फ अपनी मॉम, डैड, सिस्टर और जूही के साथ रहकर मिलती है। ये सुनकर यूजिन अपनी पॉकेट से गोल्डन स्पून निकालती है और कहती है, तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो स्पून को पानी में फेंक देती है, जिससे सॉन्ग डर जाता है। फिर यूजिन कहती है, रिलैक्स, वो स्पून फेक था, मैंने असली स्पून सेफ रखा हुआ है। दूसरी तरफ तेयून और जूही यूजिन के रूम में गोल्डन स्पून देखकर शॉक में थे। तेयून कहता है, सूंग भी इसी तरह का स्पून यूज करता है। दूसरी तरफ सूंग यूजिन से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम तेयून बन जाओ और फिर मुझसे शादी कर लो। इस तरह मुझे दोसिन ग्रुप मिल जाएगा। सूंग कहता है, अगर मैं तेयून बन भी गया तो ये जरूरी नहीं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो यूजिन कहती है, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। अगले सीन में जूही के डैड तेयून के डैड से हेल्प मांगने आते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस लॉस में था। लेकिन प्रेसिडेंट उनकी हेल्प नहीं करते। तो जूही के डैड कहते हैं, शायद आप भूल गए कि मैंने 6 साल पहले तेयून के लिए क्या किया था। फिर वो तेयून और जूही की एंगेजमेंट तोड़ देते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन सूंग यूजिन के रूम में स्पून ढूंढ रहा होता है। तभी यूजिन वहां आती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें स्पून दे दूंगी, लेकिन तुम्हें यह कहना होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, जूही से नहीं। फिर सॉन्ग कहता है, तुम स्पून अपने पास रखो, और वहां से जाने लगता है। तभी यूजिन उससे कहती है, तुम बहुत जल्द स्पून लेने मेरे पास वापस जरूर आओगे। अगले दिन सॉन्ग को जूही के डैड के बिजनेस क्राइसिस के बारे में पता चलता है। फिर वो जूही से मिलने जाता है और वो पूरा दिन साथ बिताते हैं। फिर वो चर्च जाते हैं तो जूही कहती है, मुझे यहाँ बहुत पीस फील होता है। तो सॉन्ग कहता है, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली अभी ट्रबल में है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले सीन में यूजिन के डैड सॉन्ग की मॉम और डैड को पैसे लौटाने के लिए कहते हैं, जिससे वो बहुत वरी हो जाते हैं। सूंग पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो उन पैसों से शेयर्स खरीद लेता है। दूसरी तरफ सॉन्ग की मॉम यूजिन के डैड से थोड़ा टाइम देने की रिक्वेस्ट करती हैं। वो सॉन्ग की मॉम से कहते हैं, मैं तुम्हारे पैसे भी नहीं लूंगा और मैं तुम्हें एक घर भी दिला दूंगा। लेकिन सॉन्ग की मॉम इस बात पर एग्री नहीं होती और कहती हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगले सीन में तेयून स्टेट्स में हुए इंसिडेंट के बारे में सर्च करता है, लेकिन उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर उसका ड्राइवर उसे बताता है, प्रेसिडेंट ने सारी इन्फॉर्मेशन हटवा दी थी, सिर्फ आपकी स्टेप मदर के रूम में कुछ मिल सकता है। फिर तेयून वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो जिस स्कूल में पढ़ता था वहां एक मास शूटिंग हुई थी और सस्पेक्ट ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन तेयून को याद आता है कि किसी ने सस्पेक्ट को शूट किया था, रिपोर्टर का नाम भी वहां था। तो वो ड्राइवर से कहता है, उससे कॉन्टैक्ट करो। अगले दिन स्यूंग को पता चलता है कि जिन शेयर्स में उसने इन्वेस्ट किया था वो सब डाउन चले गए हैं। स्यूंग बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसकी फैमिली को यूजिन के डैड ने घर से निकाल दिया था। यूजिन अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर थी। स्यूंग उसके पास आता है और उससे स्पून मांगता है। दूसरी तरफ जूही का ब्रदर उसके शेयर्स जूनते को बेचने की बात करता है। जब जूही के डैड को पता चलता है कि जूही ने अपने शेयर्स अपने ब्रदर को दे दिए तो वो उस पर गुस्सा होते हैं। इस वजह से जूही गुस्से में घर छोड़ देती है। तभी तेयून जूही के डैड से मिलने आया था, क्योंकि उसे पता चला था कि रिपोर्टर उनके अंडर काम करता था, लेकिन अब वो मिसिंग है। वो जूही के डैड से उस रिपोर्टर के बारे में पूछता है। जूही के डैड कहते हैं, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? उस इंसिडेंट में तुमने ही उन बच्चों को मारा था। ये सुनकर तेयून डिस्टर्ब हो जाता है और जाने लगता है। जूही के डैड उसे रोकते हैं तो वो कहता है, आप मेरे डैड से हेट करते हैं, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मैं किसी को नहीं मार सकता। फिर वो उसे कुछ बताते हैं, जिसके बाद तेयून कोलैप्स होकर गिर जाता है। फिर हम जूही और स्यूंग को देखते हैं जो चर्च में मिलते हैं। दोनों डिस्टर्ब थे। वो जूही से कहता है, मैं विश करता हूं जब मैं तुमसे दोबारा मिलूं तो तुम मुझे पहचान लो, और फिर जूही को किस करता है। सॉन्ग को स्पून मिल गया था। इस बीच जब जूही घर आती है तो वहां बहुत अंधेरा होता है। फिर वो देखती है फर्श पर बहुत सारा खून है और उसके डैड नीचे पड़े हुए हैं। वो बहुत डर जाती है और अपने डैड को उठाने लगती है, लेकिन वो नहीं उठते। अगले दिन जब तेयून उठता है तो उसके डैड उसके सामने बैठे होते हैं। वो कहता है, मुझे एक बुरा सपना आया था कि जूही के डैड की डेथ हो गई। तो डैड कहते हैं, अजीब बात यह है कि सच में जूही के डैड का मर्डर हो गया है। फिर तेयून अपने हाथ देखता है और पैनिक होने लगता है, ये सोचकर कि शायद उसने जूही के डैड का मर्डर किया है। मैं कल उनसे मिलने गया था। उसके डैड उसे बताते हैं, तुमने मर्डर नहीं किया और तुम उनसे मिलने भी नहीं गए थे, तुम्हें ये याद रखना होगा। लेकिन तेयून को लगता है कि उसी ने मर्डर किया है, इसलिए वो एक कार के आगे कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। तभी यूजिन आती है और उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ सॉन्ग भागकर तेयून के घर जाता है और वहां खाना खाने लगता है। ड्राइवर उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही सॉन्ग पलटता है वो तेयून बन चुका होता है। जब जूही के डैड को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो वो उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसका स्टेप ब्रदर उसे साइड में धक्का दे देता है और खुद जाता है। पुलिस अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचती है। उस दौरान एक पुलिसमैन तेयून के जूही के डैड से मिलने आने की फुटेज डिलीट कर देता है और वो सारे एविडेंस भी क्लियर कर देता है जो उसे उस जगह से लिंक कर सकते थे।
तेयून के डैड उसे हक करते हैं और कहते हैं, तुम्हें कुछ याद नहीं है, क्योंकि तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम बस ये याद रखो कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। फिर सॉन्ग को पता चलता है कि टेयून पिछली रात ड्रंक होकर घर आया था। तो खुद से सोचता है, असल में क्या हुआ था। फिर वो अपने रूम में जाता है और अपना स्पून निकालता है और देखता है कि उस पर प्रिंट किया गया नंबर 3650 है। यानी अब वो 10 साल बाद ही अपना स्पून दोबारा यूज कर सकता था। मेमोरियल के दौरान जूही के स्टेप ब्रदर्स पैसों को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि एल्डर्स ब्रदर ने छुपकर जूही के शेयर्स बेच दिए थे। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एल्डर्स ब्रदर उस पर हाथ उठाता है, लेकिन तेयून उसे रोक लेता है। अब सुंग तेयून बन चुका था, लेकिन उसका एटीट्यूड अभी भी सुंग जैसा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग की सिस्टर को उसकी जॉब में प्रमोशन मिल जाता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ कंपनी ने उसके डैड की कॉमिक्स में इंटरेस्ट दिखाया था और उन्हें जॉब भी ऑफर की थी। दोनों इस न्यूज से खुश होते हैं। तभी सॉन्ग की मॉम के बॉस आते हैं और उन्हें 10 मिलियन वॉन का लोन ऑफर करते हैं, जिससे आप अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता, लेकिन ये सब तेयून की वजह से हो रहा होता है। वो बाहर खड़ा अपनी मॉम और डैड को देख रहा होता है और सोच रहा होता है, आप दोनों मेरा वेट करो, मैं वापस आऊंगा और अपने साथ 100 बिलियन वॉन लाऊंगा। दूसरी तरफ जून ताई कह रहा होता है, मैं बहुत जल्द जूही के डैड की कंपनी टेक ओवर कर लूंगा। वो प्रेसिडेंट को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक कॉल आता है और पता चलता है कि फंड मैनेजर ने उसे पैसे देने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ यू जिनताई यून को थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या तुम मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? मेरे डैड टैक्स इंस्पेक्शन की वजह से क्रेजी हो रहा है, कम से कम थोड़ा तो सोचो। ते यून कहता है, तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम और डैड के साथ जो किया, उसके बाद तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। वो कहती है, मैंने असली ते यून को अपनी जान लेने से बचाया था। ये सुनकर ते यून थोड़ा शॉक होता है। ये सोचकर ते यून ऐसा क्यों करने जा रहा था। अगले सीन में हम ते यून और उसकी मॉम और डैड को खुशी खुशी उसकी मॉम के रेस्टोरेंट में आते हुए देखते हैं। फिर वो देखते हैं कि यूजिन के डैड हाथ जोड़कर उसकी मॉम के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, हम सॉरी हैं, मैंने आपको मेरे साथ रहने के लिए पैसे ऑफर किए थे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर ते यून और उसके डैड गुस्से से भर जाते हैं और उसे पीटने लगते हैं। किसी तरह वो बचता है और अपनी कार तक पहुंचता है और ड्राइवर से कहता है, यहां से चलो। लेकिन ते यून वहां पहुंचता है, ड्राइवर को हटाता है, खुद कार में बैठता है और ड्राइव करने लगता है। इस बीच ते यून अपने डैड के साथ डिनर के लिए आया था। तभी उसे एक मैसेज आता है। मैसेज देखने के बाद ते यून वहां से चला जाता है और अपने ड्राइवर से कहता है, यूजिन के डैड को ट्रैक करो। सूंग बहुत गुस्से में था और कार बहुत तेज चला रहा था। ते यून का ड्राइवर अपनी कार उसकी कार के आगे रोक देता है। जब कार रुकती है, यूजिन के डैड चिल्लाने लगते हैं, सूंग ने मुझे किडनैप कर लिया, वो मुझे मारना चाहता था। तो ते यून कहता है, आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप सूंग से नहीं मिले, ना ही उसके डैड से। आप किडनैप नहीं हुए थे और आपको पीटा नहीं गया था। ते यून उसे टैक्स इंस्पेक्शन के नाम से धमकाता है। अभी ये सिर्फ एक टैक्स इंस्पेक्शन था, आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है, ये भी सीखने के लिए कुछ होगा। दूसरी तरफ जून ते को जूही के डैड के मर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब ते यून घर आता है तो वो उसे बताता है, मैंने सुना है कि जूही के डैड का मर्डर हो गया है। फिर हमें पता चलता है कि यूजिन के डैड का माफी मांगने जाने और पिटने का आइडिया यूजिन का था। उसे पता था कि टे यून यानी असली सॉन्ग इसमें इन्वॉल्व होगा और इस तरह वो उसके डैड की कंपनी को बचा सकते थे। जब जूही घर पहुंचती है तो उसे लगता है कि कोई और भी वहां है। वो उसे इग्नोर करती है और अंदर जाती है, लेकिन जब वो दरवाजा बंद कर रही होती है तो किसी का हाथ अंदर आता है और दरवाजे को रोक लेता है। वो डर कर देखती है कि कौन है और वो सॉन्ग होता है। असली सॉन्ग सोच रहा होता है कि ते यून के ड्रंक होने और जूही के डैड की डेथ के बीच क्या रिलेशन हो सकता है। तभी पुलिस आती है और सॉन्ग को यानी ते यून को मर्डर चार्जेस में ले जाने लगती है। सॉन्ग टेंस हो जाता है और पैनिक करने लगता है। ते यून पूछता है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? लेकिन वो लोग जवाब नहीं देते। वो एक पुलिसमैन की गर्दन पर एक स्नेक टैटू नोटिस करता है। तब उसे समझ आता है कि वो पुलिस वाले नहीं हैं। वो कार रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे अनकॉन्शियस कर देते हैं। इस बीच सॉन्ग जूही के घर आया होता है। वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा होता है और अपनी पॉकेट से एक टेजर निकालता है। टेजर देखकर जूही थोड़ी डर जाती है, लेकिन सॉन्ग जूही को टेजर देते हुए कहता है, तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। पुलिस ताई यून को एक पार्टी में जून ताई के पास ले जाती है। ताई यून पार्टी से जल्दी जाने वाला होता है तो जून ताई उसे रोकता है और एक ड्रिंक ऑफर करता है। वो कहता है, मेरे साथ एक ड्रिंक पी लो, उसके बाद तुम जा सकते हो। उसने असल में ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। उसे पीने के बाद ते यून यानी सॉन्ग को बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। जून टे उससे पूछता है, तुमने ही जूही के डैड को मारा था, है ना? तो ते यून कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, असल में मैं ते यून नहीं हूं,
मैं स्यूंग हूँ। जून ते को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। अगले सीन में हम यूजिन को देखते हैं। वो प्रेसिडेंट से मिलती है और उन्हें बताती है जून ते ने ही ते यून को किडनैप किया था और उसे पार्टी में बुलाया था और उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स भी मिलाए थे। वो कहती है आपको जूही से शादी नहीं करनी चाहिए, आपको मुझसे शादी करनी चाहिए। मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगी। दूसरी तरफ जब प्रेसिडेंट घर पहुंचते हैं तो वो बहुत गुस्से में होते हैं। वो सीधे अंदर जाते हैं, एक डंडा उठाते हैं और जून ते को पीटने लगते हैं। वो कहते हैं तुमने ते यून को हैंडकफ्स क्यों पहना है और मुझे उसे एक मर्डरर की तरह ट्रीट करने पर मजबूर क्यों किया। उनकी वाइफ बीच में आती हैं और उन्हें रोकती हैं। फिर वो कहती हैं मेरा भाई आपके लिए इतना कुछ करता है और आप उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे पता है तुम और तुम्हारा भाई ते यून को हटाकर खुद को मेरा सक्सेसर बनाना चाहते हो, और ये याद रखना सक्सेसर सिर्फ मेरा बेटा होगा, तुम्हारा भाई नहीं। जूही का घर ऑक्शन होने वाला था तो वो एक होटल जाती है। वहां वो सबसे सस्ता रूम लेती है। वो रूम में अपना बैग खोलती है और देखती है कि उसमें 500 मिलियन वॉन थे। फिर उसे याद आता है कि उसके ब्रदर ने ये पैसे एक सेटलमेंट के तौर पर दिए थे और कहा था अब हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। ते यून की स्टेप मदर को अपनी हाउसकीपर से पता चलता है कि जिस मेड को ते यून के कपड़े जलाने के लिए कहा गया था उसने उसका कोट नहीं जलाया था बल्कि उसे बेचने की कोशिश कर रही थी। इस बीच जूही ते यून से बार बार कॉल्स आने के बाद उससे मिलने आती है। वो पूछता है तुम कैसी हो, फिर समझाने लगता है तुम्हें सॉन्ग को पसंद करना बंद कर देना चाहिए, वो नहीं है जिसे तुम पसंद करती थी। जूही को उसकी बातें पसंद नहीं आती तो वो उठकर चली जाती है। तो ते यून उसके पीछे भागता है और कहता है सॉरी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो, हम सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे। जाने के बाद जूही को अपनी पुरानी हाउसकीपर का कॉल आता है। वो उसे बताती है प्रेसिडेंट की डेथ वाले दिन कोई मुझसे मिलने आया था, अगर तुम उनका नाम जानना चाहती हो तो तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो मेरे पास ले आओ। जूही के सूटकेस में 500 मिलियन वॉन थे। जूही इन्फॉर्मेशन के बदले में अपने सारे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। यूजिन भी उसे होटल में देखती है। जूही की सारी बातें सुनने के बाद यूजिन ते यून को कॉल करती है और उसे बताती है जूही को मेड से मिलने से रोको क्योंकि मेड ने उस दिन मुझे देखा था। ये सुनकर ते यून भागकर बाहर जाता है और उस जगह जाता है जहां जूही मेड से मिलने गई थी। जब मेड आती है तो वो जूही को कॉल करती है और फोन पर बात करते हुए उसकी तरफ चलने लगती है, लेकिन अचानक एक ट्रक आता है और उसे टक्कर मार देता है। मेड की मौके पर ही डेथ हो जाती है। तेयून ये सब देखता है और चुपचाप वहां से भागने लगता है। इतना खून देखकर असली तेयून को पैनिक अटैक आने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। जूही किसी तरह उसे काम करती है, लेकिन इस केओस में जूही का पैसों से भरा बैग गायब हो जाता है। दूसरी तरफ तेयून की स्टेप मदर जूनते को कॉल करती हैं और उसे बताती हैं कि तेयून के कोट पर खून के धब्बे थे जिसे उन्होंने डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया था। अगले सीन में हम प्रेसिडेंट को देखते हैं। ये उन्हीं का ऑर्डर था जिससे मेड मारी गई। तभी जूनटाई आता है और डीएनए रिपोर्ट दिखाता है जिससे क्लियर हो जाता है कि तेयून की जैकेट पर खून सच में जूही के डैड का था। प्रेसिडेंट जूनते से पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। वो कहता है मुझे तेयून की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर चाहिए और मैं चाहता हूं कि तेयून हमेशा स्टेटस भेजे। फिर जूनते तेयून को अपने साथ ले जाता है। अर्जुन उसे डंडे से पीटने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट ने किया था। पिटते हुए वो कहता है तुम जैसे इंसान को, एक मर्डरर को यही डिजर्व करता है। तेयून चिल्लाता है मैंने मर्डर नहीं किया, जिस पर जूनते जवाब देता है कोई और तुम्हारी बात मान सकता है, लेकिन मुझे पता है तुमने स्टेटस में उन लोगों को भी मारा था और तुम्हारे डैड ने सब कुछ कवर अप करने के लिए पैसों का यूज किया था। जूनते फिर कहता है चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं और उसे पंच करने लगता है। फ्लैशबैक में हम छोटे तेयून को वॉशरूम में एंटर करते हुए देखते हैं जहां गन शॉट्स की आवाज आती है और असलियत में जूनते ने उसके सामने सबको मार दिया था। तेयून बहुत डरा हुआ था और जूनते ने उसे गन पकड़ा दी थी जिससे उसे ये बिलीव हो गया था कि उसने ही सबको मारा है। इस बीच हम जूही को पैसों के साथ होटल से निकलते हुए देखते हैं। तभी वो यूजिन से मिलती है जिसके पास बिल्कुल उसके जैसा ही एक सूटकेस होता है। जूही उससे सूटकेस के बारे में पूछती है और यूजिन कहती है ये मेरा सूटकेस है, लेकिन जूही बार बार इंसिस्ट करती है कि ये उसका सूटकेस है। तो यूजिन वहीं पर अपना सूटकेस खोल देती है और जूही को दिखाती है कि उसमें उसकी खुद की चीजें हैं। ये देखकर जूही को थोड़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है और वो अपोलोजाइज करती है। फिर यूजिन कहती है तुम्हें पैसे चाहिए है ना, तो मुझसे ले लो, और पैसे ऑफर करती है। जूही हेजिटेट करती है लेकिन पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। हालांकि यूजिन पैसे वापस खींच लेती है और कहती है अब मेरा माइंड चेंज हो गया है। फिर वो कहती है तुम्हें सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया, अब तुम्हें गरीबी एक्सपीरियंस करनी चाहिए। इस बीच तेयून अपने डैड के पास पहुंचता है और चिल्लाता है मैंने मर्डर नहीं किया, प्लीज मुझे स्टेटस मत भेजिए। प्रेसिडेंट उसे स्कोल्ड करते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं, तुम स्टेटस जाओगे और ये तुम्हारा आखिरी चांस होगा।
वापस तभी आना जब तुम ये पैसे कमाने के लायक हो जाओ। सॉन्ग अपने रूम में आता है और सोचता है, तो इसका मतलब मैंने मर्डर नहीं किया। वो बहुत वरी होता है कि तेयून उसकी फैमिली के साथ रह रहा है और वो अपने पेरेंट्स को वार्न भी नहीं कर सकता। फिर वो स्कूल शूटिंग के सारे पेपर क्लिप्स देखने लगता है। स्कूल के ब्रोशर में वो जून ते की एक फोटो देखता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि जून ते स्टेटस में उसके और तेयून के साथ था। तेयून को जाते हुए देखकर जूही को याद आता है कि उसने उसे मेट के एक्सीडेंट के टाइम भी देखा था और वो अचानक ऐसे क्यों जा रहा है, जैसे भाग रहा हो। जूही को रियलाइज होता है कि तेयून ने ही उसके डैड का मर्डर किया होगा। जूही उसे रोकती है और चिल्लाती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे डैड को क्यों मारा? तेयून कन्फेशर कर लेता है, लेकिन वो उस पर बिलीव नहीं करती। लोग जूही को पकड़ने लगते हैं और फिर तेयून वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। 10 साल बीत चुके थे और अब गोल्डन स्पून यूज करने के लिए सिर्फ 30 दिन बचे थे। फिर हम तेयून को देखते हैं, जो बहुत अच्छे कपड़े पहने था और कहीं जा रहा था। रास्ते में वो एक बेंच पर सो रहे एक आदमी को देखता है जो होमलेस लग रहा था। उसे थोड़ा बुरा लगता है और वो उस आदमी को जगाता है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि असली तेयून है। अगले सीन में 10 साल बाद दिखाया जाता है। यूजिन ने एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी शुरू की थी, जिसके जरिए वो काफी सक्सेसफुल हो गई थी। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं, जो अब एक जर्नलिस्ट थी। कोई उसे बताता है कि सुना है तेयून वापस आ गया है और स्टेटस में उसने यूजिन से एंगेजमेंट कर ली। ये सुनकर जूही एक मोमेंट के लिए सोचती है, फिर कहती है, अभी हमें गैम्बलर पार्टी पर फोकस करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जूही पार्टी में अंडर कवर थी, एक वेट्रेस के रूप में। सॉन्ग भी उस पार्टी के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। फिर तेयून पार्टी में एंटर करता है। वो पूरी तरह बदल चुका था और एक प्ले बॉय की तरह जीने लगा था। जब यूजिन को पता चलता है कि तेयून पार्टी में है, तो वो भी आती है और देखती है कि तेयून किसी रैंडम लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था और उसे किस करने वाला था। यूजिन उसे पीछे खींचती है और उसे रोकती है। फिर हम जूही को देखते हैं, जो अपनी को-लेजर के साथ ढूंढ रही थी कि गैम्बलिंग कहाँ हो रही है। जूही को एक आइडिया आता है, तो वो ड्रिंक सर्व करने के बहाने वहां जाती है जहां सब गैम्बलिंग कर रहे थे। जूही अपने साथ एक स्पाई कैमरा ले गई थी, जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। जैसे ही वो बाहर आती है, वो देखती है कि सॉन्ग पकड़ा गया था और गार्ड्स उसे ले जा रहे थे। जूही जल्दी से वहां से जाने लगती है, लेकिन सामने से पार्क आ रहा होता है। वो जूही को पहचान लेता है, तो उसे समझ नहीं आता कहाँ जाए। तभी कोई उसे अंदर खींच लेता है। वो तेयून होता है। जूही उसे देखकर बहुत सरप्राइज होती है। वो कहता है, मैंने सुना है कि तुम काफी टाइम से मुझे ढूंढ रही हो। अगर ये तुम्हारे डैड की डेथ से रिलेटेड है तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा। उन्हें मारकर मुझे क्या मिलता? जूही उसकी बातों से कन्विंस्ड नहीं होती। अगले सीन में तेयून अपने डैड के पास जाता है, जो पूछते हैं, तुम वापस क्यों आए? वो कहता है, मैं बहुत बोर हो रहा था तो वापस आ गया। प्रेसिडेंट कहते हैं, मैंने तुम्हें ओवर एस्टिमेट कर लिया था, तुम इसके लायक नहीं हो, चले जाओ। तेयून कहता है, मुझे कुछ काम निपटाने हैं और मैं उन्हें करने के बाद ही जाऊंगा। अब प्रेजेंट में सुंग एक जॉब इंटरव्यू के बाद बाहर आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसे एलेक्स का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। फिर उसका एक फ्रेंड उसे किसी के बारे में कुछ बताता है। फोन कॉल के बाद वो उसी सड़क पर जाता है जहां तेयून एक बेंच पर सो रहा था। संग उसे जगाता है और तेयून संग को वहां देखकर खुश हो जाता है। यहाँ हम तेयून को देखते हैं, जिसकी बॉडी पर कई इंजरी मार्क्स थे। वो याद करता है जब वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड था और हॉस्पिटल में पड़ा था। उस टाइम उसने हेल्प के बदले में अपना गोल्डन स्पून यूजिन को दे दिया था। अगले दिन न्यूज में आता है कि तेयून ड्रग्स यूज करता है। इस न्यूज की वजह से दोशिन ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस गिर जाते हैं। फिर हम तेयून को देखते हैं, जो फोन पर किसी से कह रहा होता है, अब बाय करना शुरू करो। वहां प्रेसिडेंट गुस्से में होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। उन्हें लगता है कि जून ते ने तेयून के अगेंस्ट न्यूज पब्लिश करवाई है। तभी उनका आदमी आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि कोई दोशिन हाईटेक के शेयर्स बल्क में खरीद रहा है। दोशिन हाईटेक वही कंपनी है जो जून ते के अंडर है। प्रेसिडेंट को फिर याद आता है जो तेयून ने कहा था, 1 हफ्ते का वेट करो, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूं। वो समझ जाते हैं कि ये सब तेयून का काम है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और अपने आदमी से कहते हैं, किसी इमरजेंसी मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में दोशिन हाईटेक में एक बोर्ड मीटिंग चल रही होती है, जहां किसी ने सजेस्ट किया होता है कि सीईओ जून ते को डिसमिस कर देना चाहिए। तभी तेयून ऑफिस में एंटर करता है और अब वो वापस अपने पुराने फॉर्म में था, पूरी तरह कॉन्फिडेंट। जब तेयून कॉन्फ्रेंस रूम में वॉक करता है तो सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। तेयून कई इंसिडेंट्स के बारे में बात करता है और प्रूफ भी दिखाता है जहां जून ते ने फ्रॉड किया था और बहुत सारा इल्लीगल पैसा छुपाया था। जून ते खुद को डिफेंड करने के लिए खड़ा होता है और कहता है, सिर्फ डायरेक्टर्स को इस मीटिंग में बोलने का राइट है, जो तुम नहीं हो। तभी प्रेसिडेंट की तरफ से एक डायरेक्टर तेयून को मोस्ट लैब के सीईओ के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और उसे दोशिन के नए सीईओ के रूप में नॉमिनेट करता है। वहां बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जून ते भी। प्रेसिडेंट कहते हैं, मेरे बेटे होने से पहले तुम मोस्ट लैब के सीईओ हो
और इसीलिए तुम दोशन के सीईओ बनने के लिए भी फुली क्वालिफाइड हो। जून टे गुस्से में टे यून से कहता है, अगर तुम सीईओ बन भी गए तो शेयर्स के बिना ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। टे यून कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने मोस्ट लैब बेच दी है और उस सारे पैसे से दोशन हाईटेक के शेयर्स खरीद लिए हैं। फिर ते यून जून ते से कहता है, अंकल अब आप खत्म हो चुके हैं। फिर वो बाहर जाता है और जू ही को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए इनवाइट करता है। तभी जू ही भागते हुए आती है और कहती है कि वो टे यून का इंटरव्यू लेना चाहती है। असल में जून टे ने उसे बताया था कि ते यून ने प्रेसिडेंट ना का मर्डर किया था। ते यून की जैकेट पर उनका खून मिला था। इस बीच संग अपनी पुरानी चीजें देख रहा होता है। तभी उसे एक नोटबुक मिलती है जिसमें असली संग ने गोल्डन स्पून और ग्रैनी के बारे में सब कुछ लिखा था। उसमें यह भी लिखा था कि अगर तुम उस स्पून से किसी के घर 3 बार खाना खाते हो तो पेरेंट्स स्विच हो जाते हैं, और उसमें संग और ते यून के नाम भी लिखे थे। अगले सीन में जू ही ते यून के घर जाती है और उसकी स्टेप मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे इंटरव्यू देने के लिए कन्विंस करे। लेकिन वापस आते समय जू ही बाथरूम जाने का बहाना बनाती है और ते यून के रूम में चली जाती है। वहां वो एविडेंस ढूंढने लगती है जो ये प्रूव कर सके कि उसने उसके डैड का मर्डर किया था। उसे ते यून का लॉकर मिलता है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। ते यून ने दोशन हाईटेक नए सीईओ के रूप में ज्वाइन कर लिया था। हम ते यून और यूजिन की फैमिलीज को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं। वो कपल की मैरिज के बाद डिस्कस कर रहे होते हैं तो ते यून की स्टेप मॉम कहती हैं, मुझे नहीं पता ते यून यूजिन से शादी क्यों करना चाहता है, तुम लोग हमारे लेवल के भी नहीं हो। फिर ते यून यूजिन को डिफेंड करता है और कहता है, पिछले 10 सालों में यूजिन ने मुझे बहुत हेल्प और सपोर्ट दिया है और शादी के लिए इससे बड़ा रीजन नहीं हो सकता। यूजिन उसकी बातों से बहुत खुश होती है और बाद में अपनी खुशी एक्सप्रेस करती है। फिर ते यून कहता है, हम अच्छे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ते यून ने हेल्प करने का प्रॉमिस किया था और उसने वो पूरा किया, तो मुझे भी अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। यूजिन बाद में याद करती है कि ते यून ने क्या कहा था और सोचती है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। उसे गोल्डन स्पून का आखिरी रूल नहीं पता था। वो कुछ साल पहले का वो दिन याद करती है जब वो ग्रैनी के पास गई थी और कहा था, मैं हमेशा के लिए यूजिन रहना चाहती हूँ। तो ग्रैनी ने उसे गोल्डन स्पून का आखिरी रूल बताया था कि अगर कोई तुम्हारे गोल्डन स्पून से खाता है तो उसे उसके ओनर की सारी टीम मेमोरीज मिल जाती हैं। इसीलिए स्पून को सेफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सीन में तेयून जूही के पास जाता है और कहता है कि वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। उससे पूछा जाता है कि उसने पहले मना कर दिया था तो उसने अपना माइंड चेंज क्यों किया। तो वो कहता है कि जूही उसका इंटरव्यू लेने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, तो वो भी जानना चाहता है कि जूही एग्जैक्टली उससे क्या पूछना चाहती है। जब तेयून जूनटे से मिलता है तो वो कहता है, मत भूलना कि तुम एक मर्डरर हो। तो तेयून कहता है, मैं मर्डरर नहीं हूं, तुम हो। 16 साल पहले स्कूल शूटिंग इंसिडेंट का कल्प्रिट मैं नहीं था, तुम थे। जब वो प्रूफ्स के बारे में बात करता है तो तेयून कहता है कि उसे अब सब याद है कि उसने एक स्माइल शर्ट पहनी थी और बच्चों को शूट किया था। अगले सीन में प्रेसिडेंट की वाइफ ऑफिस आती हैं और उन्हें थ्रेटन करती हैं। कहती हैं, अगर आप नहीं चाहते कि मैं अपने सारे शेयर्स कलेक्ट करूं और आपका हर रास्ता ब्लॉक कर दूं तो मेरे जूनते को एक और चांस दीजिए। तो प्रेसिडेंट कहते हैं, तो क्या मुझे उसे तुम्हारा भाई नहीं बल्कि अपना बेटा समझना चाहिए। यह सुनकर प्रेसिडेंट की वाइफ के चेहरे का रंग उड़ जाता है और हमें समझ आता है कि वो डरी हुई हैं। अगले सीन में यूजिन को पता चलता है कि तेयून जूही को इंटरव्यू देने वाला है। यह सुनकर यूजिन गुस्से में जूही के ऑफिस जाती है और उसके बाल पकड़कर चिल्लाने लगती है, मैंने तुमसे कहा था तेयून से दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आया। लेकिन जूही उसका हाथ हटा देती है और उसे दीवार से लगाकर कहती है, मैं अब पहले वाली जूही नहीं हूं। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैंने पिछले 10 सालों में कितनी डिफिकल्टीज फेस की हैं और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। अगले सीन में जूही तेयून को इंटरव्यू डिस्कस करने के लिए डिनर पर ले जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके डैड के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दे, लेकिन जूही पूरी तरह श्योर होती है कि तेयून ने ही उसके डैड का मर्डर किया है। वो उसे वार्न करती है कि वो सबके सामने उसका सच जरूर बाहर लाएगी। जूही घर आती है और सियुम उसका वेट कर रहा होता है। वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, कहता है, मैंने तुम्हें कभी पसंद करना बंद नहीं किया। जूही उसे रिजेक्ट करने ही वाली होती है, लेकिन सियुम कहता है, ठीक से सोच लो और फिर मुझे बताना। अगले दिन तेयून ऑफिस आता है और यूजिन उसका वेट कर रही होती है। वो उसे इंटरव्यू कैंसिल करने के लिए कहती है, लेकिन तेयून मना कर देता है। फिर यूजिन कहती है, अगर तुम कैंसिल नहीं करोगे तो याद रखना, मेरे पास तुम्हारा गोल्डन स्पून है, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम्हें रिग्रेट होगा। क्या वो ज्वाइन करने वाला है? सियुम मना कर देता है। तेयून की स्टेपमॉम आती हैं और अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती हैं, जूनते को मत बताना कि मैं उसकी मॉम हूं। तो वो कहते हैं, मैं उसे बताने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। वो कहती हैं, क्या आप नहीं जानना चाहते कि उसके फादर कौन है? तो वो कहते हैं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूही ने तेयून को उसके घर से इंटरव्यू करने के लिए कन्विंस कर लिया था।
इंटरव्यू सेटअप के दौरान जब जूही का बॉस तेयून से बात कर रहा होता है, जूही अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है और उसके रूम में चली जाती है। इस बीच यूजिन को पार तायून के पिक्चर्स भेजकर बताता है कि वो इंटरव्यू दे रहा है, तो वो सोचती है तुमने मेरी बात नहीं मानी है ना, अब बस देखते जाओ। दूसरी तरफ सॉन्ग ड्राइंग बुक देखता है और सोचता है अब मेरा ड्रीम ड्राइंग नहीं है, मैं टेयून की तरह रिच बनना चाहता हूँ। तभी उसे यूजिन का कॉल आता है। इस बीच जूही तायून का लॉकर खोलती है। उसमें उसके डैड से रिलेटेड कई पेपर्स और आर्टिकल्स होते हैं और वो उन्हें देखने लगती है। फिर उसकी नजर एक गिफ्ट पर पड़ती है जो उसने सॉन्ग को दिया था। तभी तेयून वहां आता है और कहता है तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? जूही कहती है पहले तुम मुझे बताओ तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? मैंने ये सॉन्ग को गिफ्ट की थी। दूसरी तरफ सॉन्ग यूजिन से मिलने जाता है जिसने पहले ही खाना ऑर्डर कर दिया था। वो उसे असली टेयून का गोल्डन स्पून देती है और कहती है खाना शुरू करो। जब वो स्पून से खाता है तो ओनर की पुरानी मेमोरीज उसके दिमाग में आने लगती हैं। दूसरी तरफ तेयून जूही से कहता है कि जब वो हाई स्कूल में थे उसे ये बुक क्लास में मिली थी और उस टाइम उसे जूही पर क्रश था तो उसने बुक ले ली थी। वहां सॉन्ग यानी असली तेयून बस गोल्डन स्पून से खाने ही वाला होता है कि यूजिन बहुत सारी सेल्फीज लेने लगती है और कहती है कि वो उन्हें जेलस फील करवाना चाहती है क्योंकि जूही और तेयून क्लोज हो रहे हैं। इस पर स्यूंग इरिटेट हो जाता है और कहता है वो तुम्हारा फियोंसे है तो तुम उसे हैंडल करो, जूही को इन्वॉल्व मत करो। और वो बिना खाए चला जाता है। उसके जाने के बाद यूजिन गोल्डन स्पून वापस ले लेती है और रख लेती है। दूसरी तरफ जूही तायून को कैमरा के बारे में बताती है कि उसने उसका रूम सर्च किया था और वो कहती है कि वो अपने डैड की डेथ का सच बाहर लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जूही फिर पूछती है तुम मेरे डैड का केस क्यों फॉलो कर रहे हो? तो टेयून कहता है तुम बिलीव नहीं करोगी लेकिन मैं भी असली कल्प्रेट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। यह सुनकर जूही काफी शॉक होती है। तभी तेयून को यूजिन का एक मैसेज आता है। उसने असली टेयून की गोल्डन स्पून के साथ एक फोटो भेजी थी और लिखा था क्या तुम गोल्डन स्पून के आखिरी रूल के बारे में जानना चाहते हो? ये देखकर तेयून पैनिक हो जाता है। जल्दी से अपने लॉकर में सब कुछ लॉक करता है और यूजिन के पास जाकर उससे आखिरी रूल के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है अगर कोई तुम्हारे गोल्डन स्पून से खाता है तो उसे तुम्हारी सारी मेमोरीज मिल जाएंगी, जैसे कि तुम कौन हो, कि तुम्हारे पेरेंट्स एक्सचेंज हो गए थे और सब कुछ। ये सुनकर तेयून डर जाता है तो यूजिन कहती है स्ट्रेस मत लो, इस बार मैं बस तुम्हें वॉर्न कर रही थी, लेकिन अगर तुमने जूही से मिलना बंद नहीं किया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर तेयून को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम सब कुछ खो दोगी, मुझे, दोसिन और अपनी जान भी। यूजिन भी गुस्से से कहती है जब तक मेरे पास गोल्डन स्पून है तुम कुछ नहीं कर सकते। अगले सीन में असली तेयून याद करता है कि उसके पास भी एक गोल्डन स्पून था, लेकिन उसे याद नहीं कि वो कहाँ गया। फिर उसे गोल्डन स्पून मिल जाता है। घर पहुंचने के बाद भी वो वही नोटबुक पढ़ रहा होता है। वो सोचता है अगर इसमें जो लिखा है वो सच है तो मैं तेयून हो सकता हूँ, और अगर मैं तेयून हूं तो क्या मैंने प्रेसिडेंट ना को मारा? तभी उसे दोसिन के प्रेसिडेंट के ऑफिस से किसी का कॉल आता है। तेयून, जूही और सॉन्ग मिलकर उन्हें जून टे के बारे में सब बताते हैं कि उसने उसे स्कूल शूटिंग इंसिडेंट में फ्रेम किया था और अभी भी कर रहा है। वो कॉल रिकॉर्ड्स में लास्ट कॉल दिखाते हैं और कहते हैं कि ये बर्नर फोन नंबर जून ताई का है। उसे पूरी तरह शक था कि जून ताई वो आखिरी इंसान था जो जूही के डैड से मिला था। दूसरी तरफ हम यूजिन के डैड को देखते हैं जो पार्क के पास एक तांत्रिक टाइप औरत के पास यूजिन की वेडिंग डेट निकलवाने गए हैं। वो औरत चिल्लाने लगती है और कहती है स्पिरिट्स ने मुझे बताया कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, तुम्हारी बेटी की डेथ 10 साल से भी पहले हो चुकी है। बाद में जूही फुटेज देख रही होती है और उसे अभी तक कुछ नहीं मिला था, लेकिन एक सीन में वो इंसिडेंट वाले दिन जून ते को घर के पास देखती है। जूही सॉन्ग के साथ पुलिस स्टेशन जाती है ताकि री इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट कर सके। इस बीच सॉन्ग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था। बातचीत के दौरान वो याद करते हैं कि टे यून ने अपने बर्थडे पर कितना अच्छा पियानो प्ले किया था, तो वो सोचता है कि उसे पियानो प्ले करना आता है, जबकि उसने कभी सीखा ही नहीं। फिर उसे कुछ और ऐसे पास्ट इंसिडेंट्स याद आते हैं जो बहुत अजीब थे। फिर वो अपने बैग से वही नोटबुक निकालता है और उसे पढ़ने लगता है जिसमें गोल्डन स्पून के बारे में बातें लिखी थी, और वो सोचता है क्या ये सब सच है? अगला सीन पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहां जून ताई को सरेंडर करने के बाद अरेस्ट कर लिया गया था और रिपोर्टर्स की भीड़ भी वहां थी। फिर हम जूही को देखते हैं जो चर्च आई थी और अपने डैड की फोटो देखते हुए सोच रही थी कि फाइनली उसके डैड को जस्टिस मिल गया। तभी टे यून भी वहां आता है। वो दोनों बाहर आते हैं और बात करते हैं और जूही इतने सालों तक उस पर शक करने के लिए टे यून से अपोलोजाइज करती है और वो फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो अभी भी वो नोटबुक पढ़ रहा था और अब उसके पास भी एक गोल्डन स्पून था। बातचीत के दौरान पार्क यूजिन को बताता है तुम्हारे डैड तांत्रिक से मिलने के बाद बहुत शौक में थे क्योंकि तांत्रिक ने कहा था
तुम 10 साल से भी पहले मर चुकी हो। तेयून उसी चर्च में गया था जहां जूही जाया करती थी, तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। फिर अचानक बेंचेस के नीचे से एक लड़की बाहर आती है। तेयून डरकर जोर से चिल्लाता है, लेकिन असल में वो जूही थी जो पूरी तरह ड्रंक थी। वो उसे घर लाता है। घर पर जूही संग के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि पहले उसे सॉन्ग पर बहुत बड़ा क्रश था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो कोई और है। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन पहले जैसा नहीं। ये सब कहते हुए वो सो जाती है, तो तेयून उसे सुलाता है और चला जाता है। तेयून अपने घर के सभी स्टाफ को ऑर्डर देता है कि कोई भी संग को घर में एंटर नहीं करने देगा, और खाने की तो बात छोड़ो, उसे पानी भी नहीं दिया जाएगा। तेयून जूही से मिलता है ताकि उसका फोन वापस कर सके जो उसके पास छूट गया था। जूही उससे पूछती है, तुम वहां सच में क्या कर रहे थे? वो जगह तुम्हारे घर से दूर है। तो तेयून झूठ बोलता है और कहता है, तुमने मुझे ड्रंकन स्टेट में कॉल किया था और आने को कहा था। वो कहता है, कल तुम नशे में संग के बारे में बात कर रही थी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो अब पहले जैसा नहीं है। अब उसे सिर्फ पैसों की परवाह है। ये सुनकर जूही गुस्से में जाने लगती है। फिर वापस आती है और कहती है, संग पैसों के पीछे नहीं भागता, तुम भागते हो। मुझे पता है तुम वो इंटरव्यू सिर्फ दोशन हाईटेक के शेयर प्राइसेस बढ़ाने के लिए देने वाले हो। तेयून को पता चलता है कि संग उसके घर पर पहले ही 2 बार खा चुका है। ये जानकर वो बहुत वरी हो जाता है और कॉल करने लगता है, लेकिन कॉल बार बार कट हो रही थी। तो तेयून उससे मिलने उसके घर जाता है। संग की मॉम उस टाइम डिनर बना रही होती है और तेयून को भी ऑफर करती है। तेयून पुराने दिन याद करता है क्योंकि ये डिश उसकी फेवरेट हुआ करती थी। तभी संग आता है और तेयून उसे अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट करता है। अगले सीन में जूही की कोलैग ने उस क्रेजी औरत को पकड़ लिया था जिसके पास जूही का बैग था। वो उसका बैग चेक करती है और देखती है कि उसमें पैसे नहीं थे। वो कहती है, मैं असली जैंग हूं। ये सुनकर जूही की कोलैग कहती है, झूठ मत बोलो, अगर असली मिस जैंग को पता चला तो तुम अरेस्ट हो जाओगी। फिर वो औरत चिल्लाने लगती है, मैं कितनी बार कहूं, मैं असली जैंग हूं। जिसने मेरी आइडेंटिटी ली थी वो सिर्फ मेरी हाउसकीपिंग थी, और ये सब गोल्डन स्पून की वजह से हुआ। ये सुनकर जूही उससे गोल्डन स्पून के बारे में पूछने लगती है। वो होमलेस औरत एक्साइट हो जाती है और कहने लगती है, तुम्हें गोल्डन स्पून के बारे में पता है? क्या तुम गोल्डन स्पून ग्रैनी से मिली हो? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम तेयून को उसके घर पर देखते हैं जहां सॉन्ग उसके इन्विटेशन पर आता है। तेयून पूछता है, तुम अपना गोल्डन स्पून लाए हो है ना? सॉन्ग हाँ कहता है। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तेयून उसे थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और कहता है, याद रखना, अगर तुम स्पून से खाते हो तो इसका मतलब तुम अपनी फैमिली को बिट्रे कर रहे हो। फिर संग यानी असली तेयून कहता है, तुमने यही किया था, मैं बस अपनी सही जगह पर वापस जाना चाहता हूं। तो तेयून कहता है, ठीक है फिर खाओ। ये कहकर तेयून हंसने लगता है क्योंकि जब वो संग के घर गया था तो उसने उसका गोल्डन स्पून ढूंढ लिया था और उसे दूसरे स्पून से रिप्लेस कर दिया था। संग को इस बारे में नहीं पता था। वो स्पून अपने मुंह के पास लाता है लेकिन खा नहीं पाता और जाने लगता है। तेयून ने ऐसे रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं की थी। वो उसके पीछे भागता है और पूछता है, तुम क्यों जा रहे हो? वापस जाओ और खाना खाओ और तेयून बन जाओ। लेकिन सियोंग खाना नहीं खाता। वो कहता है, मैं ऐसा करके दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स को खोना नहीं चाहता। तेयून बैठकर ड्रिंक कर रहा था जब यूजिन उसके पास आती है। तेयून कहता है कि वो सॉन्ग से हार गया क्योंकि उसने पैसे चूज नहीं किए और अपने पेरेंट्स को चूज किया। यूजिन उसे कंफर्ट करती है और फिर दोनों किस करते हैं। वो होटल रूम में पहुंचते हैं लेकिन तेयून को रियलाइज होता है कि ये सही नहीं है, तो वो सॉरी कहता है और चला जाता है। इस बीच जूही उस होमलेस औरत के बारे में सोचती रहती है जिसने कहा था कि गोल्डन स्पून से पेरेंट्स चेंज किए जा सकते हैं। क्या यह पॉसिबल है कि टेयून असल में असली सियोंग है? जूही जब घर पहुंचती है तो देखती है टेयून उसका वेट कर रहा है। वो उसे हक करता है। जूही पूछती है, तुम सियोंग हो है ना? किसी तरह तेयून कहता है, मैं तेयून हूं, और वहां से चला जाता है। अगले दिन तेयून और सियोंग दोनों का बर्थडे था। तेयून किसी बारे में बात करने के लिए अपने डैड को ढूंढ रहा था। फिर वो सियोंग को देखता है जो अपने पेरेंट्स के स्टोर से फूड डिलीवर करने आया था। फिर उन्हें ग्रैनी की बातें याद आती हैं। अगर कोई अपने बर्थडे पर अपने असली पेरेंट्स से मिलता है तो उनकी लाइफ वापस स्विच हो जाएगी। टेयून सॉन्ग को वहां से दूर ले जाने लगता है लेकिन तभी प्रेसिडेंट आते हैं। प्रेसिडेंट सॉन्ग से मिलते हैं और चले जाते हैं लेकिन उनकी लाइफ्स स्विच नहीं होती। टेयून को लगता है सब ठीक है, यानी ग्रैनी की बातें झूठी निकली। तभी सॉन्ग के डैड भी आते हैं। वो असली सॉन्ग की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, ये लो सॉन्ग, इसे पकड़ो। अगले सीन में हम देखते हैं कि असली सॉन्ग और टेयून अपने बर्थडे पर साथ थे। ग्रैनी के रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई अपने बर्थडे पर अपने असली पेरेंट्स से मिलता है तो वो अपनी ओरिजिनल लाइफ में लौट आते हैं। जब टेयून के डैड आते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब सॉन्ग के डैड आते हैं तो उन दोनों की लाइफ्स स्विच हो जाती हैं। टेयून जो असली सॉन्ग था अब वापस सॉन्ग बन चुका था और सॉन्ग जो असली टेयून था अब टेयून बन चुका था। टेयून को कुछ समझ नहीं आता और वो बस कंफ्यूज खड़ा रहता है, लेकिन सॉन्ग मौका देखकर टेयून के साथ फोन स्वैप कर लेता है और कहता है, डैड, जब हम कंपनी के फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप उनकी बात मान लें। सॉन्ग अपने डैड के साथ बाहर आता है।
और उसके डैड कहते हैं कि पहले उसने अलग कपड़े पहने हुए थे। सॉन्ग मना कर देता है, फिर कहता है कि उसे कहीं जाना है और वहां से भाग जाता है क्योंकि वो कंपनी को फिजिकली डिवाइड करने वाले थे। टेयून कहता है कि वो भी सीईओ है तो वो अपनी कंपनी के बारे में डिसीजंस ले सकता है। उसे ऐसे बात करते देख उसके डैड बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। सियोंग भागकर उसी स्पॉट पर जाता है जहां ग्रैनी बैठती थी, लेकिन वो वहां नहीं थी। दूसरी तरफ से उसकी मॉम आती हैं जो उसके बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर करने में बिजी थी। ये देखकर सियोंग को गुस्सा आने लगता है, मैं इस सबके लायक नहीं हूँ, आप मेरे लिए इतना कुछ करती हैं। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो सॉन्ग के घर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी। उसके डैड उसे डोर पर मिलते हैं। डोर अनलॉक करने के लिए वो जो पासवर्ड डालते हैं उससे जूही शॉक हो जाती है क्योंकि ये वही पासवर्ड था जो टेयून ने अपने लॉकर पर यूज किया था। इस बीच 10 साल बाद असली सियोंग अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। वो देखता है कि कुछ चेंज नहीं हुआ है तो वो वापस तेयून बनना चाहता था। तभी उसे यूजिन का कॉल आता है जिसे पता चल गया था कि वो असली सियोंग बन गया है। टेयून यूजिन को बताता है जब टेयून के डैड आए तो हमारी लाइव्स स्विच नहीं हुई, जिसका मतलब है कि वो टेयून के असली डैड नहीं है। असली टेयून अपने ऑफिस लौटता है, फिर उसके सिर में दर्द होने लगता है और उसे याद आता है कि उसका सिर एक टेबल से टकराया था। प्रेसिडेंट की वाइफ जून ते से मिलने जाती हैं और वो उन्हें बताता है सरेंडर करना प्रेसिडेंट का आइडिया था। जब प्रेसिडेंट उससे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि उसने जू ही के डैड को नहीं मारा। प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे पता है तुमने उन्हें नहीं मारा, लेकिन स्टेटस इंसिडेंट में तुमने ही सबको मारा था और मेरे बेटे को फ्रेम किया था। वो एक गन दिखाते हैं जिसे जून ते ने स्टेटस इंसिडेंट में यूज किया था। उसके फिंगरप्रिंट्स अभी भी उस पर थे। प्रेसिडेंट कहते हैं कि उसे जू ही के डैड के मर्डर के लिए सरेंडर कर देना चाहिए। एविडेंस न होने की वजह से वो उसे जल्दी बेल दिला देंगे, वरना वो उसे उसके लिए अरेस्ट करवा देंगे। असली सियोंग अभी भी सोच रहा था कि वो वापस तेयून कैसे बन सकता है। तभी जूही उसे पिक करती है और सी साइड ले जाती है जहां वो कुछ फोटोज लेते हैं। जूही एक जगह का नाम लेती है और पूछती है क्या तुम्हें याद है जब हम वहां गए थे तो हमने कितना मजा किया था। तेयून को असल में याद नहीं था क्योंकि उस टाइम वो तेयून था, लेकिन वो कहता है हाँ मुझे याद है। सियोंग को नहीं पता था, लेकिन जू ही उसे टेस्ट कर रही थी क्योंकि उस सुबह जब वो तेयून के ऑफिस गई थी उसने यूजिन को फोन पर कहते सुना था क्या तुम अपनी पूरी लाइफ सियोंग बनकर रहने वाले हो, क्या तुम वापस तेयून नहीं बनना चाहते। जू ही नॉर्मल बिहेव करती है और शो नहीं करती और दोनों बीच में बहुत एंजॉय करते हैं। तेयून को जू ही की कलीग से पता चलता है कि जू ही सॉन्ग के साथ बीच पर गई है। ये जानकर उसे अच्छा नहीं लगता। वो यूजिन को कॉल करता है मैं वहां जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे याद है मेरी तुमसे एंगेजमेंट हो रखी है, तो मैंने तुम्हें यह बताने के लिए कॉल किया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस बीच जू ही और सॉन्ग अभी भी बीच पर थे। जू ही कहती है मैंने झूठ बोला था कि हम उस जगह पहले गए थे और मैं बीच पर सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आना चाहती थी। जू ही को ये कहते सुनकर सॉन्ग को रियलाइज होता है कि उसे सब पता है और वो कहने लगता है तुम क्या कह रही हो। जू ही की बात खत्म होने से पहले ही वो जाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और चिल्लाने लगता है जब तुम्हें सब पता था तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाई। हाँ मैं सॉन्ग हूँ जिसने टेयून बनने के लिए अपने पेरेंट्स और तुम्हें छोड़ दिया, तो तुम गुस्सा क्यों नहीं हो, तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो। जू ही उसे हक करती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं बस खुश हूं कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाई। फिर तेयून उसे किस करता है। जू ही सियोंग को घर ड्रॉप करने आई थी। वो उसे बताती है जब तुम तेयून थे तब भी मुझे लगता था कि तुम सियोंग हो। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और किस करते हैं। यूजिन ये सब दूर से देख रही होती है। सियोंग के डैड स्टोर से बाहर आते हैं, फिर वो यूजिन से मिलते हैं और वो कहती है मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ। तेयून घर में बैठकर वाइन पी रहा होता है। अचानक वाइन बॉटल उसके हाथ से गिर जाती है। वाइन बहते हुए देखकर उसे जूही के डैड का खून याद आ जाता है और वो बाहर भागता है और ड्राइवर के पास जाता है। वो उससे कहता है मुझे सब याद आ गया, यहाँ तक कि उस दिन स्कूल शूटिंग में जून ताई ने ही सबको मारा था। ताई यून याद करता है और बताता है कि जब वो जूही के डैड से मिलने गया था तो उन्होंने कहा था तुमने ही शूटिंग इंसिडेंट में सबको मारा था। इस पर वो गुस्से में जाने ही वाला था, लेकिन फिर उन्होंने कहा तुम्हारे डैड का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, क्या तुम नहीं जानना चाहते। तेयून बिना सुने चला गया था। फिर उसने एक पल के लिए सोचा और वापस गया। उसने उन्हें वहां पड़ा हुआ देखा और उनका खून हर जगह बह रहा था। उनकी हालत देखकर तेयून को पैनिक अटैक्स आने लगे थे। फिर उसने देखा कि उसके डैड भी वहां थे। ये याद करने के बाद तेयून ड्राइवर से कहता है तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट म्यूजियम में आए थे और चीजें देखते हुए घूम रहे थे। वो उस जगह आते हैं जहां गोल्डन स्पून रखा हुआ था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब प्रेसिडेंट यंग थे तो वो ग्रैनी से मिले थे और उनसे गोल्डन स्पून खरीदा था। इसका मतलब प्रेसिडेंट वीन असल में असली प्रेसिडेंट वीन है ही नहीं। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक इवेंट में आया था। इस लड़के का नाम योहान था। फिर एक और लड़का आता है और सबका ध्यान उस पर जाता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वीन थे।
योहान के डैड डोशन ग्रुप के लिए काम करते थे और उस दिन वो पहली बार वीन से मिला था, जो डोशन ग्रुप के फ्यूचर लीडर थे। फिर एक लड़की आती है जिसका नाम मेयॉन था। वो बहुत प्रिटी थी। योहान उसे देखकर स्टन रह जाता है। योहान यांडो और मैं को दूर से देख रहा होता है और फिर एक छोटी बच्ची आती है और उसे बताती है उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। ये बच्ची योंग शिन थी, जो अब मिस्टर वीन की वाइफ है। योहान जाता है और ऑफर करता है, मैं आप दोनों की फोटो खींच देता हूं। और फिर उन्हें ऐसे टाइम स्पेंड करते हुए दिखाया जाता है। फिर बहुत टाइम बीत जाता है। वीन और मेयॉन शादी कर लेते हैं और कुछ टाइम बाद उनका एक बेबी होता है। उस टाइम हम देख सकते हैं कि योहान, जो इतने सालों से उनकी फोटोज खींच रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि प्रेजेंट डे प्रेसिडेंट वीन है। योहान वीन के लिए काम करता था और उसे ऑक्शन में जाने से रोक रहा था क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होना था। योहान बार बार इंसिस्ट करता है तो वीन कहता है, तुम्हें क्या लगता है, मुझे समझ नहीं आता, तुम मुझे यूज करके डोशन ग्रुप को अपने तरीके से चलाना चाहते हो। उनके बीच थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती है और वीन योहान को जॉब से फायर कर देता है। वो कहता है, मैं तुम जैसे लोगों से सिक हो चुका हूं जो मनी माइंडेड होते हैं। ये सुनकर योहान कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे फायर करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन हम इतने सालों से फ्रेंड्स रहे हैं, कम से कम मेरे साथ एक मील तो खा लो। वीन मान जाता है और वहां से चला जाता है। वीन के जाने के बाद योहान अपनी पॉकेट से गोल्डन स्पून निकालता है और उसे देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम योहान को देखते हैं, यानी प्रेसिडेंट वीन, जो गोल्डन स्पून को देखते हैं और खुद से कहते हैं, वीन, आखिर में तुम मुझसे हार गए। अगले सीन में असली सॉन्ग असली टाइयून को सब कुछ बताता है और दोनों बात करते हुए बाहर आते हैं। असली टाइयून भी सरप्राइज होता है कि प्रेसिडेंट उसके असली डैड नहीं है। अगले सीन में हम सॉन्ग के डैड को देखते हैं, जो घर पर अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। असल में जब वो यूजन से मिले थे तो उसने उन्हें गोल्डन स्पून के बारे में सब बता दिया था। वो उस टाइम चिल्लाने लगे थे और बिलीव नहीं कर पा रहे थे। तो यूजन ने उन्हें गोल्डन स्पून दिया और कहा, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके बेटे सॉन्ग ने क्या क्या किया है? वो अपनी पॉकेट से गोल्डन स्पून निकालते हैं और उसे देखते हैं। फिर सॉन्ग वहां आता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर सॉन्ग अपने रूम में चला जाता है। सॉन्ग के डैड गोल्डन स्पून से खाते हैं और सारी पुरानी मेमोरीज उनके पास आती हैं कि कैसे सॉन्ग ने स्पून यूज करके अपने पेरेंट्स चेंज किए और आज तक उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ। ये सारी मेमोरीज वापस आने के बाद वो जोर जोर से रोने लगते हैं, कहते हुए, स्योंग, तुमने क्या किया? अगले सीन में प्रेसिडेंट ताइयून को ब्लू हाउस ले जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि ताइयून उनका सक्सेसर बनेगा। ताइयून इस बात से बहुत खुश होता है। अगले सीन में जूही सॉन्ग से मिलती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम टैयून हो। फिर असली टैयून कहता है, मुझे टैयून के रूप में अपनी लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं है। वो जूही से अपनी मॉम के बारे में पूछने लगता है। वो उसे बताती है, तुम्हारी मॉम बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छी थी और तुम उन्हें बहुत मिस किया करते थे। ताइयून योहान से मिलने उसके ऑफिस आता है। अगले सीन में हम जूही को देखते हैं, जो जून टाई की वजह से बहुत इमोशनल मूड में थी। जब प्रेसिडेंट घर आते हैं तो वो पूछने लगती है, आप बच्चा नहीं चाहते थे, ना ही आप मुझसे प्यार करते थे, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? प्रेसिडेंट कहते हैं, वो थोड़ी मेयॉन जैसी दिखती थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। वो चिल्लाती है, मैं अपनी लाइफ में कई गलत लोगों से मिली हूं, लेकिन सबसे बुरे योहान और तुम थे। तैयून ड्राइवर से कहता है, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था कि प्रेसिडेंट की लाइफ में अब तक क्या क्या हुआ है। तो वो कहता है, अपने बर्थडे पर भी मैंने तुम्हें पता लगाने के लिए कहा था कि जूही के डैड की डेथ वाले दिन प्रेसिडेंट कहाँ थे। सॉन्ग अपनी फैमिली के साथ कहीं से घर लौटता है और तैयून एक गिफ्ट के साथ उनका वेट कर रहा था। सूंग के डैड चिल्लाते हैं और उसे भगा देते हैं, कहते हुए, मैं तुम्हारे डैड की बात सुनने आया था, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। यहां से चले जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जब सब पूछते हैं तो वो कहते हैं, ये लड़का बहुत सेल्फिश है, इसे अपने पेरेंट्स की भी कोई फिक्र नहीं है। फिर असली तैयून सूंग को समझाता है कि तुम्हें बिना बताए इस तरह यहां नहीं आना चाहिए। अगले सीन में जूही घर आती है और तैयून, जो असली सॉन्ग है, उसका वेट कर रहा था। जूही उसे हक करती है। फिर अंदर वो साथ बैठकर जूही का पुराना एल्बम देख रहे थे और सभी फोटोज में असली तैयून था। ये देखकर असली सॉन्ग थोड़ा सैड फील करता है। जूही कहती है, तुम्हारे पास ग्रैनी से मिलने का एक आखिरी चांस बचा है, तो तुम क्या डिसाइड करने वाले हो? जूही फिर कहती है, मैं चाहती हूं तुम सूंग की तरह जियो, तैयून की तरह नहीं। लेकिन तैयून दोबारा सूंग नहीं बनना चाहता था। पहले वो कहता है, मेरे बहुत से ड्रीम्स हैं जो मैं सिर्फ तैयून बनकर ही पूरे कर सकता हूं। फिर जूही के बार बार इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है और कहता है, मैं रीजन पैसा है, और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जून ते हेल्थ इशू की वजह से हॉस्पिटल जाता है और फिर वहां से भाग जाता है। वो कहता है कि वो प्रेसिडेंट की हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं और कहते हैं, मैंने तैयून को अपना सक्सेसर बना दिया है। यह सुनकर जून ते को बहुत गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में ते युनसुंग के डैड के बुलाने पर उनसे मिलने आता है। सून के डैड पिछली बार चिल्लाने के लिए अपोलोजाइज करते हैं और फिर बहुत खुशी एक्सप्रेस करते हैं। तेयून,
तुम दो सिन ग्रुप के सक्सेसर बन गए हो। और वो कहते हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि मेरे बेटे का फ्रेंड कोरिया की सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो कहते हैं, क्या तुम्हें पता है, सॉन्ग बड़े होकर एक पोएट बनना चाहता था। फिर वो एक पोयम निकालते हैं और पढ़ते हैं जो उसने बचपन में लिखी थी। ये पोयम बहुत स्वीट थी। वो ये पोयम तेयून को देते हैं और कहते हैं, जब तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे टेयून, तब भी हमेशा अपने दिल में प्यार बनाए रखना। तभी टेयून को जून टे का कॉल आता है। वो बात करने बाहर जाता है, लेकिन जून ते बिल्कुल उसके पीछे था और एक बॉटल से उसके सिर पर मारता है। और वो कहता है, तुम्हारे डैड ने क्या सोचा था कि वो मुझे मर्डर में फ्रेम कर देंगे? तेयून ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि जून ते ने तो सरेंडर कर दिया था। जून ते के पास एक नाइफ था और वो तेयून को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सॉन्ग के डैड बीच में आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं और नाइफ उनके पेट में लग जाता है। मरते हुए वो कहते हैं, सॉन्ग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं हमेशा तुमसे बहुत प्यार करूंगा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। ये कहकर वो आखिरी सांस लेते हैं। असली सॉन्ग शॉक में था कि अभी अभी क्या हुआ। फिर वो अपने डैड को पुकारते हुए जोर जोर से रोने लगता है। अगले सीन में सॉन्ग और उसकी फैमिली हॉस्पिटल आते हैं। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि सॉन्ग के डैड की डेथ हो गई है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और फिर जोर जोर से रोने लगते हैं। स्यूंग तायून का कॉलर पकड़ लेता है और पूछने लगता है, तुम्हें जरूर पता होगा ये सब किसने किया, डैड को किसने मारा? किसी तरह असली स्यूंग उसका नाम बताता है और फिर वहां से भाग जाता है। जूनते अपनी सिचुएशन के लिए प्रेसिडेंट को ब्लेम कर रहा था और उन्हें उनके ऑफिस में मारने के लिए नाइफ ले जाता है। तेयून वहां उसका वेट कर रहा था और जूनते को मारने लगता है, ये कहते हुए, तुमने मेरे डैड को क्यों मारा? वो कहता है, तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? दोनों लड़ने लगते हैं। तभी प्रेसिडेंट आते हैं और अपने आदमियों को ऑर्डर देते हैं कि टेयून को जबरदस्ती उसके रूम में भेजें और उसे बाहर से लॉक कर दें। जूनते सोच रहा था कि प्रेसिडेंट उसे मार देंगे, लेकिन वो हंसते हैं, गन हटाते हैं और कहते हैं कि वो उसे नहीं मारने वाले। जूनते मौका देखता है, गन पकड़ता है और प्रेसिडेंट की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि तुम पर कभी ट्रस्ट मत करना। आज तक एक बेवकूफ की तरह मैंने वो सब किया जो तुमने कहा। तो प्रेसिडेंट कहते हैं, क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं? वो तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी असली माँ है। ये सुनकर जूनताई शॉक रह जाता है। उसी हालत में वो गन लेकर वहां पहुंचता है और अपनी बहन से पूछता है, क्या आप मेरी मॉम हैं? योंगशिन कुछ नहीं कहती तो जूनते फिर से चिल्लाता है और पूछता है, क्या आप मेरी मॉम हैं? तब योंगशिन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, होश में आओ, मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारी मॉम नहीं। जूनते उसके चेहरे पर गन पॉइंट करता है और कहता है, मुझे अब तुम पर ट्रस्ट नहीं है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब जूनते बहुत छोटा था तब वो पढ़ने के लिए अब्रॉड गया था। योंगशिन ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उससे मिलने आएगी। प्रेजेंट में योंगशिन एक्सेप्ट नहीं करती कि वो उसकी मॉम है। जूनते अपने सिर पर गन रखता है और इससे पहले कि कोई उस तक पहुंच पाता वो फायर कर देता है। जब स्यूंग अपने डैड की चीजें देख रहा होता है तो उसे गोल्डन स्पून मिलता है। तेयून ने कहा था कि शायद डैड ने अपना गोल्डन स्पून यूज किया था और इसीलिए उन्हें पता था कि वो कौन है। दूसरी तरफ तेयून जूही के साथ है, अपने डैड की फोटो देख रहा है। वो उससे कहता है, पहले मैं बस रिच बनना चाहता था ताकि मैं अपने पेरेंट्स के लिए घर खरीद सकूं, लेकिन फिर मुझे नहीं पता कैसे सब कुछ गलत होने लगा और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ। तेयून घर जाता है और अपने लॉकर में गोल्डन स्पून देखता है जिसे उसने सॉन्ग के स्पून से रिप्लेस कर दिया था। वो असली टेयून यानी सॉन्ग को मिलने के लिए बुलाता है और उसे गोल्डन स्पून वापस देने के बाद अपोलोजाइज करता है और वो कहता है, मैंने अपने लालच की वजह से तुम्हारी लाइफ चुरा ली। मेरी वजह से डैड की डेथ हुई और उसके बाद ही मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना गलत था। वो असली तेयून से पूछता है, अगर तुम वो तेयून बनना चाहते हो तो बन जाओ, लेकिन असली तेयून मना कर देता है क्योंकि वो सियूंग ही रहना चाहता है। फिर वो असली सियूंग को उसका गोल्डन स्पून दे देता है। जाने से पहले असली तेयून कहता है, शायद मुझे मेरे बायोलॉजिकल डैड मिल गए हैं। अगले सीन में हम तेयून को उसके ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं, अपना गोल्डन स्पून देखते हुए। उसमें 2 नंबर रिफ्लेक्ट होता है, जिसका मतलब 2 दिन में वो फिर से गोल्डन स्पून यूज कर सकता था। तभी यूजिन अंदर आती है। वो कहती है कि वो प्रेस को उनके ब्रेकअप के बारे में बताने वाली है और ये भी कहेगी कि वो तेयून को छोड़ रही है। उसे लगा था कि उसने सियून के डैड को गोल्डन स्पून दिया था, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनकी डेथ हुई, लेकिन तेयून उससे कहता है, खुद को ब्लेम मत करो। दूसरी तरफ तेयून की स्टेप मदर जूनते की याद में रो रही होती हैं। वो प्रेसिडेंट को ब्लेम कर रही होती हैं। एक फोटो देखते हुए वो कहती हैं, क्या ये मेरी गलती हो सकती है कि जूनताई मर गया? फिर वो ड्राइवर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या उसे पता चला प्रेसिडेंट कहाँ है। ड्राइवर कहता है, मुझे उस बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे ये पता चला कि योहान ने सुसाइड कर लिया था और उनकी बॉडी सबसे पहले प्रेसिडेंट को मिली थी। इसके बाद तेयून अपने ऑफिस जाता है और दोशिन ग्रुप से रिलेटेड कई डॉक्यूमेंट्स किसी को भेजता है। फिर घर पहुंचने के बाद वो अपना गोल्डन स्पून देखता है। अब उसमें 0 नंबर रिफ्लेक्ट होता है। ये स्पून यूज करने का आखिरी दिन था। दूसरी तरफ हम उसी ग्रैनी को ये सोचते हुए देखते हैं
आज 10 साल पूरे हो गए, तो उसे आना चाहिए था। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ने टेयून को एक जगह मिलने के लिए बुलाया था। जब वो पहुंचता है तो प्रेसिडेंट कहते हैं, ये वो जगह है जहां मेरे दोस्त की डेथ हुई थी। प्रेसिडेंट फिर कहते हैं, मुझे पता चला कि तुम मेरे और योहान के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। अगर तुम जानना चाहते थे तो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते थे। फिर टेयून बिना किसी डर के प्रेसिडेंट को योहान के नाम से बुलाता है। वो उसे सॉन्ग भी कहता है। तो सॉन्ग पूछता है, आपको कब से पता है कि मैं सॉन्ग हूँ? योहान कहते हैं, जब तुम पहली बार मेरे घर आए थे तभी से। जब मैंने तुम्हारे हाथ में गोल्डन स्पून देखा, मैं समझ गया था। सॉन्ग कहता है, मैं बहुत गरीब था, इसीलिए रिच बनना चाहता था, लेकिन आप तो पहले से रिच थे, फिर ये सब क्यों? योहान के आंसर से पता चलता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें और ज्यादा पैसा चाहिए था। सॉन्ग फिर पूछता है, आपने जूही के डैड को क्यों मारा? तो योहान कहते हैं, वो मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे थे, इसीलिए। योहान ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने पिछली रात सॉन्ग को, जो असली टेयून है, मरवा दिया होता, लेकिन जब वो आए तो उनका प्लान फ्लॉप हो गया। सॉन्ग कहता है, योहान आप एक मॉन्स्टर हैं। तो योहान हंसते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, इसीलिए अब तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बनकर रह सकते हो। तेयून मना कर देता है और कहता है, आपने जो कुछ किया है उसका आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। तभी वहां बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। तेयून कहता है, मैंने दोशन ग्रुप के सारे सीक्रेट्स उन्हें भेज दिए हैं, सारे फ्रॉड और टैक्स इवेशन के डॉक्यूमेंट्स। वो फिर कहता है, चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हम दोनों ने दूसरों की लाइफ्स चुराई हैं, तो हम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। योहान कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पता नहीं था? और कहते हैं, मैंने तुम्हारी जैकेट जिस पर जूही के डैड का खून है पुलिस को भेज दिया। पुलिस मर्डर के लिए टेयून को अरेस्ट करने लगती है, लेकिन वो सबको धक्का देता है और वहां से भाग जाता है। फिर हम 10 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं, जिस दिन जूही के डैड मरे थे। क्लिप देखने से पता चलता है कि प्रेसिडेंट उस दिन उनसे मिलने आए थे। उसी टाइम तेयून वहां से भागता हुआ दिखाई देता है। जूही के डैड प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं, अगर आप मेरी कंपनी को बचाते हैं तो मैं आपको वो फुटेज दे दूंगा। प्रेसिडेंट फुटेज लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो मिलती है वो उनके सिर पर मारते हैं और उनका मर्डर कर देते हैं। उसी मोमेंट तेयून वहां पहुंचता है, लेकिन इतना खून देखकर वो पैनिक करता है और बेहोश हो जाता है। तेयून भाग रहा होता है और तभी जूही कार लेकर आती है और तेयून कार में बैठता है और भाग निकलता है। जैसे ही जूही ऑफिस पहुंचती है, सब न्यूज देख रहे होते हैं। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि तेयून की कैपिटल मार्केट ऐप वायोलेशन और मर्डर के लिए तलाश की जा रही है। ये देखकर जूही शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम ग्रैनी को देखते हैं, जो असली टेयून से कह रही थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो गोल्डन स्पून 3 बार यूज भी नहीं किया। तेयून कहता है, मुझे स्पून यूज नहीं करना, मुझे अपने पैसे रिफंड चाहिए। ये सुनकर ग्रैनी जोर से हंसती और कहती हैं, तुम पहले कस्टमर हो जो रिफंड के लिए आया है, ठीक से सोच लो। असली टेयून अपना स्पून वापस करता है और पूछता है, आप ये सब क्यों बेचती हैं? ग्रैनी कहती हैं, सब शिकायत करते हैं कि दुनिया अनफेयर है, तो मैं उन लोगों को एक चांस देती हूँ जिन्हें ऐसा लगता है। असली टेयून कहता है, ओके, लेकिन मुझे कोई चांस नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए। ग्रैनी फाइनली पैसे दे देती हैं। तभी उसे यूजिन का कॉल आता है और वो उसे तेयून के बारे में सब बताती है। फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और उनसे पूछता है, आपने सब किया और अब आप टेयून को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं, क्यों? मेरा मतलब, तुम खुद को सॉन्ग समझते हो? असली टेयून चिल्लाता है और कहता है, मुझे पता है आप योहान हैं, आपने मेरे डैड की लाइफ चुराई। प्रेसिडेंट हंसते हैं और कहते हैं, दोषिन आज जहां है वो सब मेरी वजह से पॉसिबल है, तुम्हारे डैड कंपनी को डुबो देते हैं। तेयून कहता है, मैं ये नहीं मानता, टैलेंट सब कुछ नहीं होता, चाहे तुम रिच फैमिली से हो या टैलेंटेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इंसान इक्वल होते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, इंसान कभी इक्वल नहीं हो सकते, तुम्हारी ये थिंकिंग ही रीजन है कि तुम हमेशा गरीबी में जियोगे। अगर तुम टेयून होते तो शायद तुम कुछ अचीव कर लेते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो फिर कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनकर सॉन्ग यानी असली टेयून बाहर आता है। उसे प्रेसिडेंट की कही बात याद आती है। वो कभी वापस उस ग्रैनी के पास नहीं गया और उसे गोल्डन स्पून का आखिरी रूल नहीं पता। फिर वो टेयून को कॉल करता है। फिर तेयुनसुंग की मॉम के पास जाता है, वो उसे खाना देती हैं। खाते समय तेयून गोल्डन स्पून निकालता है। ये वही स्पून था जो एलेक्स के म्यूजियम में रखा था। एलेक्स ने स्पून बहुत आसानी से दे दिया था, ये कहकर, अगर ये स्पून तुम्हें इनोसेंट प्रूव करता है तो ले जाओ। तेयून उस स्पून से खाता है और प्रेसिडेंट की सारी मेमोरीज उसके अंदर आने लगती हैं। मर्डर समेत सब कुछ जानने के बाद तेयून वहां से जाने लगता है। फिर तेयून अपने घर आता है। वहां वो अपनी स्टेप मदर से मिलता है, जो उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन प्रेसिडेंट से हेट करती थी, इसलिए वो उसे रोकती नहीं, बल्कि कहती हैं कि वो भी हेल्प करेंगी। जब प्रेसिडेंट घर लौटते हैं तो वो तेयून को वहां बैठा देखते हैं। तेयून कहता है, मैं बस ये बताने आया था कि आपने जो पैसे अपने अकाउंट में छुपाए थे, मैंने वो सब डोनेट कर दिए हैं। तभी एक कॉल आता है और पता चलता है कि उनके अकाउंट से 2.5 ट्रिलियन वॉन एक एनजीओ को डोनेट कर दिए गए हैं। प्रेसिडेंट पूछते हैं कि उसने ये कैसे किया,
तो टेयून उन्हें गोल्डन स्पून दिखाता है और उन्हें आखिरी रूल के बारे में बताता है। टेयून कहता है, अब मुझे सब पता है। आपने जूनते को सुसाइड करने के लिए प्रोवोक किया। आपने जूही के डैड और योहान का मर्डर किया। दूसरी तरफ जूही के कॉलीग्स प्रेसिडेंट ना की पुरानी इंटरव्यू टेप्स चेक कर रहे थे। तभी उन्हें वो फुटेज मिल जाती है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि प्रेसिडेंट वेन योहान का मर्डर कर रहे हैं। सुंग पुलिस को रिपोर्ट करने जाता है, लेकिन उन्हें श्योर नहीं था कि कुछ होगा क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल थे। तो जूही यूजिन को कॉल करती है और हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट टेयून से पूछते हैं कि वो वहां क्यों आया है। टेयून कहता है, आपको क्या लगता है मैं यहां सिर्फ आपको सरेंडर करने का चांस देने आया हूं? आपने जो कुछ भी किया उसे देखने के बाद मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसे पल भी देखे हैं जहां आपने मुझे अपना बेटा माना और मुझ पर प्राउड फील किया। प्रेसिडेंट वेन कहते हैं, हाँ, तुम्हें देखकर मैंने कई बार सोचा था कि कितना अच्छा होता अगर तुम मेरे बेटे होते। ये कहकर वो पीछे से आते हैं और तेयून का गला दबाने लगते हैं। दूसरी तरफ जूही की रिक्वेस्ट पर यूजिन अपनी कंपनी के लाइव टेलीकास्ट में प्रेसिडेंट वेन द्वारा किए गए मर्डर के बारे में सब कुछ बता देती है और मर्डर की फुटेज भी दिखा देती है। वो वीडियो वायरल हो जाता है। वीडियो देखकर सब शॉक रह जाते हैं और सबको सब कुछ पता चल जाता है। तेयून खुद को छुड़ा नहीं पाता और वो सेमी कॉन्शियस हो जाता है। तो प्रेसिडेंट उसे छोड़ देते हैं, लेकिन तेयून उठता है और उन्हें मारने लगता है। तभी सॉन्ग आता है और उसे रोक लेता है। फिर पुलिस प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके ले जाती है। तेयून असली तेयून से अपोलोजाइज करता है तो वो उसे हर चीज के लिए थैंक यू कहता है। उसकी वजह से उसे इतने अच्छे पेरेंट्स का बेटा बनने का चांस मिला था। तेयून को भी अपने चार्जेस की वजह से पुलिस के साथ जाना पड़ता है। तेयून की इंस्ट्रक्शन पर ड्राइवर घर के आसपास वो मर्डर वेपन ढूंढ रहा होता है जो जूही के डैड के मर्डर में यूज हुआ था और फाइनली वो मिल जाता है। मर्डर वेपन मिलने के बाद तेयून से मर्डर का चार्ज हट जाता है। बेल पर छूटने के बाद वो जूही से मिलता है। वो अपना सामान लेने घर आता है। फिर वो अपने गार्डनर से मिलता है। उसके साथ एक कैजुअल कन्वर्सेशन के बाद वो अंदर जाता है और जूही बाहर उसका वेट कर रही होती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अपने लॉयर से केस के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, मैंने जो कहा है वही होना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर कोई एक जूस में पॉइजन मिला देता है और वो पॉइजन तेयून के लिए भेजा जाता है। जब वो अपने रूम में पैकिंग कर रहा होता है तो वो ग्लास उठाता है और उसे पी लेता है। इस बीच योंगशिन अपनी हाउसकीपर के साथ तेयून के रूम में उसे गुड बाय कहने जाती है। डोर खोलने पर वो बहुत सारा खून देखती है और जोर से स्क्रीम करती है। जूही बाहर वेट कर रही होती है। जब एम्बुलेंस आती है तो वो पैनिक हो जाती है और अंदर जाती है। अंदर बहुत केओस होता है। वो भागकर तेयून के रूम में जाती है और वहां से एक बॉडी को बाहर निकाला जा रहा होता है और हाउसकीपर जोर जोर से रो रही होती है और तेयून का नाम ले रही होती है। जूही भी बहुत डर जाती है और बॉडी की तरफ भागती है, तेयून का नाम चिल्लाते हुए और जोर जोर से रोते हुए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 3 साल बाद देखते हैं। सॉन्ग का इंटरव्यू चल रहा होता है जहां बहुत से लोग प्रेजेंट होते हैं। जूही भी वहां होती है। पता चलता है कि सॉन्ग ने द गोल्डन स्पून डिजाइन किया था जो बहुत पॉपुलर हो गया और इसके थ्रू सियुंग भी बहुत सक्सेसफुल हो गया। जूही और सियुंग अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। सियुंग कहता है, प्रेसिडेंट जेल से छूटने वाले हैं। सबको पता था कि प्रेसिडेंट ने तेयून को पॉइजन दिया था, लेकिन पैसों की वजह से वो रिलीज हो रहे हैं। जूही और सॉन्ग तेयून को याद करके सैड फील करते हैं और वो कहता है, यूजिन और प्रेसिडेंट ने भी गोल्डन स्पून यूज किया था, लेकिन उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। जूही कहती है, उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी, या शायद वे पहले ही इसे चुका रहे हैं। फिर हम यूजिन को देखते हैं। उसने पार्क से शादी कर ली थी और अब उसका एक बेबी भी था। नारा के डैड ने योहान के घर पर काम करना शुरू कर दिया था। यूजिन बहुत खुश थी। एक दिन वो पार्क के साथ किसी काम से बाहर जाती है और बेबी उसके डैड के पास होता है। नारा के डैड ने बहुत से लोगों से पैसे उधार लिए हुए थे और वे लोग उसे मैसेज करके पैसे मांग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबका पैसा कैसे चुकाए। जब यूजिन के डैड बेबी को वॉक पर ले जाने वाले थे तो नारा के डैड बेबी को ले जाने का ऑफर करते हैं और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन नारा के डैड की इंटेंशंस अच्छी नहीं थी। वो बेबी को लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जेल से रिलीज हो चुके हैं। मेडिकल रीजंस की वजह से उनकी सजा कम कर दी गई थी। अब वो पैरालाइज थे और व्हील चेयर पर रहते थे। योंगशिन मेडिसिन के नाम पर उन्हें पॉइजन के स्मॉल डोज दे रही थी और इसी वजह से उनकी ये हालत हो गई थी। वो प्रेसिडेंट से कहती है, जब तक बिजनेस सक्सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता मैं आपको नहीं मारूंगी। बुरा मत मानिए, आपने योहान और जूनते के साथ जो किया उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी। फिर वो कहते हैं, क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि जूनते योहान का बेटा था? इस हालत में भी प्रेसिडेंट शॉक हो जाते हैं और रोने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि योहान उनका अपना बेटा था। जोही को एक गार्डनर के बारे में पता चलता है जिसने व्लॉगिंग के थ्रू कई बिलियन वॉन कमाए थे। वो ऑर्फन बच्चों को स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सिखाता था। उसका नाम हान था
और जूही उसका इंटरव्यू लेने गई थी। जूही को पता चलता है कि हान बीच पर है, तो वो भी बीच पर जाती है। वहां वो सॉन्ग के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करती है। वहां वो उन कॉमिक्स और गोल्डन स्पून को भी देखती है। तभी वहां हान आता है, जो और कोई नहीं बल्कि असली सूंग होता है। लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। दरअसल जब तेयून जूस पीने वाला था, उसी वक्त दूसरी तरफ उसके घर का गार्डनर गोल्डन स्पून यूज करके तेयून बनने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि तेयून जूस पी पाता, वो गार्डनर में बदल चुका था और गार्डनर तेयून ने बदल गया था। और गार्डनर सोच रहा था कि वो तेयून के रूम में क्या कर रहा है, इसलिए वो वहां से चला गया। दूसरी तरफ वो गार्डनर तेयून बनने के बाद बहुत खुश होता है और रूम में रखा जूस पी लेता है और पॉइजन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जब योंगशिन रूम में आई तो उसने गार्डनर की बॉडी देखी, यानी कि फेक तेयून की। ठीक उसी मोमेंट जब जूही भागकर अंदर आई थी, वो असली तेयून से टकराई थी, लेकिन उस टाइम वो गार्डनर बन चुका था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाई। हान कहता है, अगर मैं रिच नहीं भी बनता तो भी मुझे लगता है कि मैं खुश रह सकता था। जूही उसे याद करती है, दोनों और बातें करते हैं और ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।